कर दिया हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप कुरान की तिलावत शुरू कर दें। अस्सलाम वालेकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ह الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, बड़ी प्यारी मीठी खीरत हमारे मुनिस नजमी साहब से। जी, आ सकता है कि स्क्रीन नजर आ रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, स्क्रीन नजर आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी तसल्ली से हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। तमाम तारीफ उस अल्लाह की है जिसने हमें इस दुनिया में दीन की निस्बत पे भेजा है, और साथ में जो दुनिया का मामला है ये तो हम सब सारा दिन रात फिक्र करते रहते हैं, बट हमारी असल जो कामयाबी है वो है अल्लाह की पहचान में और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पे चलने से। अल्लाह का वादा है कि जो अल्लाह को पहचानेगा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे चलेगा उसको अल्लाह ताला दुनिया भी आसानी से कर देते हैं और आखिरत में जन्नत का तो वादा है ही है। तो इस बिस्मिल्लाह से, जब इस कुरान की तिलावत से हम अब जो सीखेंगे वो हमारे दुनिया के मामलात, कारोबार या कमाई में आसानी हो। आमीन। आज का सेशन एक बिल्कुल इंटरैक्टिव टाइप रहेगा। मैं उसके अंदर कुछ लोगों की परमिशन लूंगा। सलीम भाई का कपड़ों का कारोबार है, ठीक? सलीम भाई आप बता दें। सलीम भाई की इजाजत है? अनम्यूट है आप सलीम भाई, बात कर सकते। सलीम गजियानी साहब, क्योंकि उनका कपड़ों का कारोबार है तो मैं कोशिश करूंगा कि उनका एक एग्जाम्पल लिया जाए। सलीम भाई अगर नहीं है तो मेरे अजीज है, हाँ कर देंगे इंशाल्लाह। तो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, मेरा भी एक छोटा सा कपड़ों का कारोबार है। किनका? नजमी साहब का? जी जी ठीक है, आज कुरान की खिरत आपकी हुई। आज आपको एक कैरेक्टर प्ले करना पड़ेगा कुछ आने वाले 1 घंटे के लिए। आप फिलहाल समझ लें कि आप मुंबई शहर में हैं, ठीक है? वहां से हम हमारी कहानी शुरू करेंगे, ठीक है? मुनीस साहब शुक्रिया, आपने इजाजत दी। ठीक है। क्योंकि आईपीओ को समझने के लिए एक एग्जाम्पल चाहिए, मैंने उस एग्जाम्पल की बुनियाद पे पूरा आईपीओ की सेशन को प्लान किया है। अल्लाह का फजल करम है, जब मैं ट्रेडिंग में आया था करीबन 14 महीने पहले, तो मुझे आईपीओ, आपको जितना इंटरेस्ट है उतना मुझे भी इंटरेस्ट था। तो मैं सोचता था कि आईपीओ क्या होता है भाई, इसमें तो काफी सारे लोग जो है अप्लाई करते हैं। मैंने किसी ने कहा था कि भाई 1-2 आईपीओ मिल जाए ना तो आपको 1-1.5 साल की कमाई हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, काफी सारे लोग जो बोलते हैं अप्लाई करते हैं, मिलते नहीं। बट अल्लाह का क्या मेरे पर मतलब मेहरबानी थी, करम था कि मैं शुरू में जितने भी आईपीओ अप्लाई करता था पूरे मिलते थे। पूरे के मतलब 100 में 99% मिलते थे। मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। एसएमई भी मिलते थे, मेन बोर्ड भी मिलते थे, और अल्लाह ने मुझे आईपीओ के जरिए से शुरू के 6 महीने में मुझे स्टॉक मार्केट से कमाई दी। तो बोलना मकसद यह है कि आईपीओ अप्लाई सब करते हैं, किस्मत वालों को मिलते हैं। अल्लाह ने मुझे उन किस्मत वालों में रखा। तो उस बुनियाद से क्या हो गया कि मैं आईपीओ की काफी सारी मालूमात लेता था। तो जब शुरू के 2 महीने में जब मैं इस्लामिक स्टॉक पे आईपीओ के ज्यादा डिस्कशन करता, तो मुझे इशरत साहब जो ओनर हैं इस्लामिक स्टॉक के, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप आईपीओ मास्टर बनो और लोगों को सिखाओ। तो आईपीओ के मैंने काफी सारे सेशंस लिए हैं। अगर यहाँ पे कोई पुराने साथी जुड़े हैं तो उनको पता होगा कि मैं आईपीओ के सेशंस लिया हूं इससे पहले। आज क्योंकि अब अपना कैप्सूल के साथ माशाल्लाह काफी नए लोग जुड़ रहे हैं। इस्लामिक स्टॉक में पिछले 9-10 महीने में 2 से 2,500 लोग नए जुड़े हैं। तो इस वजह से इन सेशंस को मैं रेगुलरली टाइम पे लेता रहूंगा। तो बिस्मिल्लाह करते हुए सबसे पहले जो लेटर्स हैं आईपीओ, तो लोगों को यहां से मैं बता दूं, आई का मतलब है इनिशियल, शुरुआत, पी का मतलब है पब्लिक, आप और मैं, ऑफरिंग का मतलब है हमको कुछ दिया जा रहा है। तो यहां समझे
इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इसका टोटल एब्रिवेटेड लॉन्ग फॉर्म है, यानी शुरू में पब्लिक को कुछ देना। कौन दे रहा है? कंपनी दे रहा है। तो मुनीष भाई आप बने रहें। तो कंपनी जब भी कुछ शुरू में पब्लिक को देती है उसको कहते हैं आईपीओ। शुरुआत में ही बता दूं कि मैं ना तो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं। फिलहाल जितने भी आगे जो चार्ट्स आएंगे, जो भी हमारी एजुकेशनल स्लाइड्स आएंगी, उसको सिर्फ एजुकेशन के हद तक या लर्निंग के हद तक रखें। इनमें से कोई भी स्टॉक्स को ना ट्रेड लें, ना हम आपकी प्रॉफिट के जिम्मेदार हैं, ना हम आपके लॉस के जिम्मेदार हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी चाहे वो आईपीओ हो या ट्रेड हो, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर डिस्कशन कंसल्टेशन करिए। ओके, चलते हैं। यहां पे मैंने शुरू में कहा कि एक आईपीओ जो है शुरुआत में, उसको इंग्लिश में कहते हैं दी बिगिनिंग। तो आईपीओ का जो लॉन्ग फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब भी कोई कंपनी, जो भी कंपनी आपको, हम इंडिया के मतलब ताल्लुक से बात करेंगे, ये दुनिया में भी यही होता है कि जब कोई एक कंपनी इंडिया में फर्स्ट टाइम अपने स्टॉक्स को यानी अपनी हिस्सेदारी को देना चाहती है पब्लिक में, वो एक आईपीओ की शक्ल में लाती है। तो आईपीओ क्या हो जाता है? आईपीओ एक फर्स्ट चांस है, यानी हमारे लिए, आपके लिए एक पहला चांस होता है उस कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट करने का। अब यहां पे आप ये पूछ सकते हैं, सर अभी तक जो हम लोग स्टॉक ले रहे हैं फिर वो क्या है? वो आईपीओ नहीं है। जो आईपीओ के बाद जो स्टॉक्स पब्लिक में आ गए थे, वो पब्लिक वो और दूसरी पब्लिक को बेच रही है, हम खरीदते हैं और हम दूसरे या तीसरे पब्लिक को बेचते हैं। तो वो हो गया ट्रेडिंग। यहां पे जो आईपीओ के कॉन्टेक्स्ट में ये समझो कि पहली बार जब कोई कंपनी पैसा बाजार में लेना चाहती है और उस कंपनी के हिस्सेदारी पब्लिक जब लेती है, उसको कहते हैं प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट डिटेल में बताता हूं। और आप और हम जो रोजाना जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो हो जाता है सेकेंडरी मार्केट। तो आईपीओ क्या हो गया? एक रकम का पहली मर्तबा कंपनी के हाथ से पब्लिक के हाथ में जाने की हिस्सेदारी को आईपीओ कहते हैं। ठीक है, यहां तक तो बेसिक मालूमात हो गई। अब उसको हमारी जो समझ रहेगी उससे हम समझेंगे कि क्या हो सकता है आईपीओ। अब फॉर एग्जांपल आप मुंबई में हैं मुनीष साहब, मुंबई में अगर आपको कोई फ्लैट लेनी है तो आप क्या देखते हैं कि काफी सारे बिल्डर्स नए नए फ्लैट्स बनाते हैं, उनकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। अब आप जब बिल्डर से ये फ्लैट लेते हैं, देखिए बिल्डर ने काफी सारे आलीशान एक बिल्डिंग खड़ा कर दिया, उस बिल्डिंग में फ्लैट्स बनाया हो, या कोई समझ लो कोई लोग बैठे हैं दूसरे शहरों में, वहां पे बंगले बनाए हो या घर बनाए हो। जब बिल्डर से आपको जब घर मिलता है उसको कहते हैं नया घर। तो इसी तरीके से जब कंपनी से आपको स्टॉक मिलता है तो वो हो गया आईपीओ। इसी तरीके से एक कार है, कोई बंदा कार खरीदने जाता है तो वो बोलता है वो डायरेक्ट कंपनी की बनी हुई कार शोरूम से वो खरीदता है, तो ये भी हो गया आईपीओ। तो आईपीओ का मतलब नया घर, नया कार। आपने देखा होगा कि आप जब घर नया खरीदे, कार नया खरीदे, तो कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद आप ये घर बेच देते हो, तो वो आईपीओ नहीं होगा। यानी एक बायर ने दूसरे बायर को बेचा, एक कार को आपने फर्स्ट हैंड से आपने क्या कर दिया, सेकेंड हैंड में भेज दिया। तो आईपीओ भी इसी तरीके से फर्स्ट हैंड में आपको आता है, आप दूसरों को आगे बेचते हो। ओके, यहां पे मैंने कोशिश की है कि मेडिकल लाइन में समझाने के लिए कि जब भी कोई दुनिया में आप जब पैदा होते हैं तो हम उसको कहते हैं न्यूबॉर्न, नया बेबी है ये न्यूबॉर्न। जब ये न्यूबॉर्न बेबी होता है, आपको पता है कि ये न्यूबॉर्न बच्चा या बच्ची हो सकता है। तो ट्रेडिंग की दुनिया में आईपीओ को मैं कहता हूं न्यूबॉर्न। यहाँ पे कोर्सेरा बोल के दिख रहा है, ये अमेरिका का आईपीओ था। तो मैं एग्जांपल इंडिया का भी आगे लाइव में बताऊंगा। तो यूं समझे कि आईपीओ क्या है, एक न्यू बॉर्न स्टॉक। जी मुनीष भाई, यहां तक समझ में आई आपको बात क्या बता रहा हूं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो स्टॉक या शेयर एक पैदा हुआ है, कंपनी ने उसको मार्केट में लाया है। अब जैसे एक बच्चा या बच्ची हो सकती है न्यूबॉर्न, बॉय होगा या गर्ल होगा, तो उसी तरीके से आपको समझना है आईपीओ भी मोटा मोटा। फिलहाल आज के सेशन के लिए आप याद रखो,
दो टाइप के होते हैं, एक होता है मेन बोर्ड आईपीओ और एक होता है एसएमई आईपीओ। तो मेन बोर्ड आईपीओ को ज्यादा समझने की बात नहीं है। जैसे कि आपने देखा है कि पिछले हफ्ते 3 आईपीओ आए हैं। एक टाटा है, नाम से ही समझ जाओ बड़ी कंपनी है, आईपीओ ला रही है। वैसे जो है ना गंधार ऑयल है, बड़ी कंपनी है, आईपीओ ला रही है। उसी तरीके से आप देखो फ्लेयर पेन का बड़ी कंपनी है, आईपीओ ला रही है, तो वो बन जाएगी मेन बोर्ड कैटेगरी। तो समझ लो ये बॉय है, समझ लो, या गर्ल है, समझ लो। एक दो किस्म है, जब बच्चा पैदा होता है बॉय या गर्ल होता है। तो इसी तरह से आईपीओ जब मार्केट में कोई कंपनी लाती है तो मेन बोर्ड में ला सकती है या एसएमई में लाएगी। एसएमई का मतलब है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। तो छोटी मोटी कंपनी जिसको पब्लिक से अपनी कारोबार को बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए। तो हम आगे चलते हैं इसमें समझने के लिए कि ये टेबल पे आप ज्यादा कंफ्यूजन मत लो, सिर्फ इसमें 3 पॉइंट को याद रखो। क्या डिफरेंसेस हैं एसएमई आईपीओ में और मेन बोर्ड आईपीओ? चले, एसएमई आईपीओ में कम से कम कोई भी एक छोटा मोटा कंपनी होती है जिसको कम से कम स्टॉक मार्केट में से उसको 1 करोड़ से लेके मैक्सिमम 25 करोड़ ही उठा सकता है, इससे ज्यादा नहीं। तो इसके लिए इसको एसएमई कैटेगरी कहते हैं। मेन बोर्ड आईपीओ को मिनिमम 10 करोड़ चाहिए। मिनिमम कितने चाहिए? 10 करोड़ चाहिए। अगर कोई भी यहाँ पे बता सकता है कि टाटा का सब लोगों ने अप्लाई किया है, टाटा को कितने करोड़ चाहिए अभी? बताइए, कोई बताओ, कोई देख के बता सकता है? 2000 या 2500 के लगभग करोड़ चाहिए थे उसको, लेकिन बहुत ज्यादा उसको मिल गया। नहीं, वो उतने मिले नहीं, जितने चाहिए उतने ही मिलेंगे, बाकी के वो वापस हो जाएंगे। वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसको चाहिए 3040 पर 2 करोड़ चाहिए। मैं आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, अभी देखिए 3040 पर 2 करोड़ के इसने आईपीओ के शेयर्स फिलहाल मार्केट में ऑन बिड के लिए और सेल के लिए उतारा 3042.51 करोड़। तो यहां पे आपको समझ में आ गया कि भाई एसएमई आईपीओ का मैक्सिमम जो चाहिए होगा, जो मार्केट से ले सकता है, जो परमिटेबल लिमिट है, जो इंडिया की जो स्टॉक मार्केट की रेगुलेटरी बॉडी से है, वो 25 करोड़। और यहाँ पे तो कोई लिमिट नहीं है, लिमिट से भी तय करता है। बट मेन बोर्ड कैटेगरी में वही कंपनियों को लाया जाएगा जिसको कम से कम 10 करोड़ चाहिए। ओके, अब ये जो 1 करोड़ चाहिए समझ लिए, या 25 करोड़ चाहिए एसएमई को, वो मिनिमम 50 लोगों में वो अपने शेयर बांटना जरूरी है। मेन बोर्ड में 1000 लोगों को कम से कम स्टॉक को बांटना जरूरी है। वो 50 में नहीं बढ़ता, लाखों में बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल, इसके जो टाटा की बात करें, टाटा के कुल मिला के मेरे ख्याल से 6 करोड़ 8,50,000 शेयर है। तो इस वजह से वो इनकी जो जरूरत थी 3000 करोड़ की, वो मिल जाती है। यहाँ पे एसएमई आईपीओ में एक चीज बड़ी फर्क ये होती है कि इनका जो क्वांटिटी होता है वो बिकता है आपके इस एक रकम का जो इसका जो स्टॉक बिड होता है ना, उसकी फिक्स्ड क्वांटिटी होती है। जैसे कि एसएमई की जो बेसिक प्राइस होती है, यानी कि बेसिक एप्लीकेशन प्राइस होती है, वो 1 लाख रुपए होती है। यहाँ पे अगर आप मेन बोर्ड में देखें, जो बेसिक या मिनिमम जो एप्लीकेशन जो बिड प्राइस होती है वो ₹10,000 टू ₹14,000 या 15,000। यहाँ पे हो सकता है ये सिर्फ फिक्स कर देगा कि हर आदमी को मैं 20, 25 या 30 या 40 स्टॉक ही दूंगा एक लॉट में, जो लॉट का टोटल कीमत होता है 10,000 से 15,000 रुपए में। एसएमई में एक ही लॉट होता है, वो एक ही लॉट गालिबन 1 लाख रुपए से 1,40,000 रुपए का लॉट होता है, जिसमें 1000 शेयर, 1200 शेयर, 1400 शेयर, 1600 शेयर आपने ऐसे देखा होगा। तो ये इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे इनको चाहिए मिनिमम नंबर ऑफ अलॉटीज, और मेन बोर्ड में अक्सर देखे होंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ अलॉटीज होते हैं। तो यहाँ पे छोटी मोटी बेसिक मैंने डिफरेंस दी है आपको समझने के लिए कि मेन बोर्ड और एसएमई में फर्क क्या है। और उसके बाद जो फाइनेंशियल या जो इवैल्यूएशन फर्क ये है कि एसएमई आईपीओ लाने के लिए जो भी कंपनी है उसको कम से कम 3 से 4 महीने की प्रिपरेशन चाहिए, जबकि मेन बोर्ड लाने के लिए 6 महीने से ज्यादा उसको प्रिपरेशन चाहिए। प्रिपरेशन क्या होता ये मैं आपको आगे के स्लाइड्स में बताऊंगा। ये समझ लो कि मेन बोर्ड उमूमन सेफ होते हैं। एसएमई आईपीओ
यानी बहुत कुछ देखा गया कि ये जरा सा रिस्क होते हैं। और साथ में जब एसएमई आईपीओ लॉन्च हो गया, स्टॉक्स को उसने पब्लिक में बांट दिया, उसको रिपोर्टिंग सेबी को या रेगुलेटरी बॉडी को हर 6 महीने में एक बार करना है, मेन बोर्ड को हर चौथे महीने में रिपोर्टिंग करनी है उसकी प्रोग्रेस। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया कि एसएमई और मेन बोर्ड में क्या फर्क है मुनीस भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। एक चीज और क्लियर करनी थी कि क्या ये हम समझे कि एसएमई सिर्फ छोटी कंपनियां लाती हैं या फिर इसको बड़ी कंपनियां भी ला सकती हैं? नहीं, क्योंकि इसका मतलब ही है स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, बिल्कुल छोटी कंपनियां लाती। छोटी जो आज की तारीख में हम जो देखते हैं टाटा के सामने या आपके जैसे कि अदानी के सामने या काफी बड़े बड़े कंपनियों के सामने इसको कंपेयर करेंगे तो इसका मिनिमम रिक्वायरमेंट है 25 करोड़ है। अब आपको यहाँ पे हम 25,000 करोड़ की बात करें, कितना बड़ा डिफरेंस है, समझे? यानी 1 से लेके 1000 टाइम्स का डिफरेंस है, 1000 टाइम्स। तो ये आप जरा ध्यान से समझें, एसएमई आईपीओ काफी रिस्क टू रिवार्ड वाले भी होते हैं। तो आगे आप कंप्लीट कर लें तो समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या फर्क पड़ता है। अब यहाँ पे आपको ना मैं एक प्रैक्टिकल स्टोरी समझाता हूं कि एक धीरू भाई अंबानी थे, उनका इंतकाल हो गया, आपको पता है, जिन्होंने रिलायंस की फाउंडेशन रखी। आज उनके बेटे मुकेश अंबानी पूरी रिलायंस को एम्पायर को चलाते हैं और क्या बोलते हैं, और एक अंबानी भी हैं, वो भी उनकी हिस्सेदारी अलग है। ये जो धीरू अंबानी साहब जो थे ना, ये हैं तो गुजरात के और इनको था मतलब बिजनेस का कीड़ा, और ये उस जमाने में काफी सारे बिजनेसेस भी किए। बट ये 1940s में, लेट 1940s या 50s में ये चले गए थे यमन। यमन में पेट्रोल के क्या बोलते हो दुकान पे या ऑयल भरते थे, या वो एग्जैक्टली नहीं पता, इतना मालूम हुआ कि वो रिटर्न हो गए यमन से 1958 में और आकर मुंबई शहर में छोटा सा कमरा लिए, छोटा सा कमरा रेंटेड का। अब वहां पे वो क्या करते थे, जो यान बोलते हैं कपड़े को, जब अब कपड़ा फैक्ट्री में बनता है ना तो एक रकम का यान होता है। यान लोगों को पता है क्या? यान इस तरीके की एक रुई के से बनी हुई धागे। जी भाई मुनीस साहब, आपको पता है यान क्या होता है? जी जी, जहाँ पर धागे वगैरह मैन्युफैक्चर होते हैं। जी जी जी, वो धागों को वो बेचते थे, वो धागों से ही कपड़े बनते थे। तो ये कपड़ों का कारोबार शुरू करे और वहां के कपड़े ये यमन से आए थे, तो यमन में इन्होंने अच्छी खासी पहचान बनाई थी। मुंबई से यमन को कपड़े के धागों को या यान को बेचते थे, यानी एक्सपोर्ट करते थे। अब देखा कि ये भी चल पड़ा, साथ में उन्होंने मिर्च मसाले स्पाइसेस भी यमन को ही भेजते थे। यमन से काफी सारी जगह भी भेजते थे, बट यमन से वो वापस आते थे, उनको वहां से उनको बिजनेस आइडिया मिल गया। 1958 की बात कर रहा हूँ, ज्यादा मतलब पीछे नहीं है, करीब 65 ईयर्स पहले। अब उसके बाद उन्होंने देखा कि एक कपड़ों से खुद का अपना एक बिजनेस शुरू किया, क्लॉथ बिजनेस। में हमारे बचपन में हम ऐड देखते थे साड़ियों के, ड्रेसेस के, विमल कंपनी के नाम पे। ये विमल कंपनी जब आईपीओ लाया उसके बाद से ही रिलायंस बन गई। तो आप समझें कि ये विमल कंपनी का ब्रांड काफी फेमस था अपने क्लॉथ्स के लिए। अब ये 1958 से 1977 तक का इन्होंने सफर अकेले किया, अकेले मतलब अपने बलबूते पे कारोबार को बढ़ा लिया। अब इनको 1977 में इस कंपनी को, विमल को, बहुत ज्यादा और तेजी से और ज्यादा विस्तार या चौड़ा या बड़ा करना था। तो ये 1977 में धीरूभाई अंबानी ने एक आईपीओ लाया। तो मैं यहां से आपको स्टोरी आगे लेके चलता हूं। अब ये कब आया है? 1958, 68, 78, गालिबन 20 साल बाद। अब ये पॉइंट याद रखो सब लोग, 20 साल, कंपनी लॉन्च हो गई है 1958 में, उसके 20 साल बाद वो आईपीओ लाते हैं। तो उमूमन आईपीओ की स्टोरी इसी तरीके से होनी चाहिए, जब भी वो आईपीओ मजबूत होता है। ये नहीं कि कंपनी ने 1958 में स्टार्ट किया, यानी आज के तारीख में बोलो कि कोई कंपनी 2022 में शुरू की और 2023 में ही वो आईपीओ ला रहा है, बोले तो इसका मतलब, जी बोलिए मुफ्ती साहब, सॉरी आलिम साहब जी, इसका मतलब कि वो उतनी ज्यादा वो कंपनी जो है बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं की है वो कंपनी। नहीं की है, तो हम उसके कारोबार के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते। हो सकता है छल वाली कंपनी हो, आपको हमको पैसा लेके डुबा के जाने वाली कंपनी हो। तो यहाँ पे एक मोटी चीज समझो, जिस कंपनी ने, जिस धीरूभाई अंबानी ने 20 साल तक उसमें मेहनत की, उसके बाद जब वो ला रहा है आईपीओ,
वो ऑलरेडी 13 करोड़ का ऑलरेडी फायदा कर चुका है 20 साल में। 13 करोड़ का ऑलरेडी फायदा कर चुका है। तो इसका मतलब कंपनी ने अपने बलबूते पर कारोबार कर लिया था। अब वो जब पब्लिक में आया, पब्लिक से आईपीओ की शक्ल में पैसा लिया और वो और काफी सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किया। रिलायंस का ग्रोथ आप देखे हैं पिछले 20-30 साल में, आज की तारीख में 220 बिलियन डॉलर की कंपनी है। वो दुनिया के टॉप 20 या कभी फ्लक्चुएट होता है, टॉप 10 में भी आते हैं। एशिया के तो टॉप 3rd में धीरूभाई अंबानी आते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं, मुकेश अंबानी आते हैं। तो ये एक मैंने एक छोटी सी स्टोरी बताई कि आईपीओ किस तरीके से लाया जाता है। आईपीओ जब आता है बीएससी एनएससी में ही आता है, स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। फिलहाल आपको करीब 8000 कंपनियां हैं। बीएससी की शुरुआत अंग्रेजों के जमाने में ही हुई थी 1875 में। बीएससी शुरू में इस झाड़ के नीचे होता था। झाड़ के नीचे लोग जुड़ते थे, यानी कोई भी कंपनी का जो चलाते थे मालिक, वो लोग अपने स्टॉक्स को ले लेके आते थे और वहां पे बैठकर ये झाड़ के नीचे, ये आज भी ये दलाल स्ट्रीट में ये झाड़ आज भी मौजूद है। कोई मुंबई में है तो जाके देख के इसको कंफर्म करें। मैंने तो नहीं देखा है, मैं क्योंकि ऑनलाइन से ही इंफॉर्मेशन निकाला हूं। तो इसके सामने ही वो एक ऑफिस बना बीएससी का, सेंसेक्स ऑफिस, और आज वो काफी बड़ी इमारत में तब्दील हो चुका है। ठीक है, तो वापस हम टॉपिक पे आते हैं। आज मुझे टॉपिक के लिए, इस स्टोरी के लिए परमिशन दिए हैं मुनीस नजमी साहब। मुनीस नजमी साहब ने कहा कि मेरा खुद का कारोबार है। अब मैं आपको मुकेश अंबानी की स्टोरी बताऊंगा, फलानी की बताऊंगा, तो समझ में कुछ आएगा, बहुत कुछ नहीं आएगा। तो आईपीओ को समझने के लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। मुनीस नजमी साहब, एक यहाँ पे अहमद नाम है, आप समझ लीजिए, और मुनीस साहब, इनको एक मुंबई शहर में एक कारोबार कर रहे हैं। क्योंकि ये कारोबार करते हैं कुर्ते का या कपड़े का, मैं उनको कह देता हूं कुर्ते का। ठीक है ना मुनीस भाई? जी। ठीक, अब ये जो कुर्ता है, मैं इसीलिए सेलेक्ट किया ये, क्योंकि हम लोग अक्सर कुर्ते जुमे में भी पहनते हैं, रोजाना भी पहनते हैं, फैशन में भी पहनते हैं, शादियों में भी पहनते हैं। तो ये कुर्ता जो मुनीस साहब का है, इनका एक टैलेंट है। ये अपने टैलेंट को उस कुर्ते पे उतारते हैं। बड़े अट्रैक्टिव कुर्ते बनाते हैं, डिजाइन के बनाते हैं, गुड क्वालिटी कॉटन को भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये बन गया मुनीस साहब का टैलेंट। अब इनको अपने कुर्ते के कारोबार पे खूब कॉन्फिडेंस है और उनको पता है कि मैं उस बिजनेस को अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से कर सकता हूं। अब सवाल यहां आता है कि मुनीस साहब के पास पैसा कहां से आएगा, क्योंकि वो तो कारोबार की जो विजन में नए हैं, तजुर्बेकारी में पुराने हैं। एक्सपीरियंस उनका कुर्ते बनाने का है, बिजनेस करने का एक्सपीरियंस नहीं है। अगर मुनीस साहब जाके बोलेंगे कि भाई मैं एक कारोबार करना चाह रहा हूं नया नया, क्या कोई पैसा देगा मुनीस भाई आपको? बताइए सच्ची से। नहीं, नहीं देगा मुझे। वेरी गुड। तो आपका आइडिया आपका है, सामने वाले लोगों का तो आइडिया नहीं है। तो उनके पास ऑप्शन बच जाते हैं कि भाई मैं मेरे फैमिली से पैसे लूं, फ्रेंड्स से पैसे लूं, या बैंक से लोन लूं। बैंक वाला सीधे सीधे रिजेक्ट कर देगा, अरे जा भाई कहाँ देगा। फैमिली वाले उमूमन हमारे फैमिलीज में, छोड़ो भाई आप माशाल्लाह अलीम है, अल्लाह वाले आदमी, छोड़ो ये क्या कुर्ते के बिजनेस करते बोल के घचीड़ देते। हाँ, कुछ फ्रेंड्स होते हैं, मैं अक्सर देखा है फैमिली वाले भी साथ देते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि फैमिली वाले साथ नहीं देंगे, एक एग्जांपल बता रहा हूँ। फ्रेंड्स आपको जो आपके साथ बचपन से उठे बैठे होते हैं, यार आप शुरू करो, तो वो जो फ्रेंड्स, वो जो आपके दोस्त जो शुरू में मदद करेंगे कुछ पैसा दे के आपको कि भैया तुम कारोबार कर लो, उनको स्टॉक मार्केट की दुनिया में कहते हैं एंजल इन्वेस्टर्स। क्या कहते हैं मुनीस साहब? एंजल इन्वेस्टर्स। एंजल इन्वेस्टर्स। अब यहाँ पे नाम एंजल क्यों रखा गया? क्योंकि ये आपको लोन नहीं दे रहे हैं जिसका ब्याज या इंटरेस्ट देना है, वो आपको दोस्ती में, मिठास में आप बोल रहे हैं ले लो आप हमारे से कुछ पैसा और आप अपना कारोबार करो। आप क्या करते हैं, उनके पैसे से आप उनको अपना पार्टनर बना लेते हैं। तो इसको एंजल इन्वेस्टर भी कहते हैं, पार्टनर इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। तो ये टॉपिक सारे जिस हजरात को लिख लेना है लिख लो, बाद में भी वीडियो यूट्यूब पे आ जाएगा। ये बहुत आगे चलकर ऐसे ऐसे टर्म्स आएंगे, आप लोग बोलेंगे कि अरे ये टर्म्स हम सुनते थे, इसका एक्चुअल मतलब नहीं मालूम था। तो एंजल, फरिश्ता, मुनीस भाई के दो दोस्त एंजल इन्वेस्टर्स हैं, उनको पार्टनर इन्वेस्ट भी कहते हैं, यानी कि अगर कारोबार बढ़ेगा तो वो पार्टनरशिप में आ गए। जी, अब यहाँ पे मुनीस भाई को चाहिए है 5 करोड़। चलिए मैं उनका कारोबार बिस्मिल्लाह 5 करोड़ से शुरू करता हूँ। मतलब मैं
टीचिंग में कह रहा हूँ, वो खुद अपने तरफ से 5 करोड़ को चाहिए। मुनीष भाई बोलते हैं कि भाई मेरे पास तो 4 करोड़ हैं, मुंबई के शहर में मैं एक कुर्ते का कारोबार डालना है, फैक्ट्री डालनी होगी, एक दुकान डालनी होगी, लेबर लेना होगा, किराए की बिल्डिंग लेनी होगी, काफी सारे उन्होंने ऑलरेडी उनका कारोबार प्लान है। अब उनको चाहिए 1 करोड़ और। तो ये जो एंजल्स हैं, ये जो फरिश्ते हैं मुनीष भाई के, अब ये जो 2 फरिश्ते हैं, मैं यहाँ पे एक नाम दे देता हूँ। एक का नाम दे देता हूँ शमून अहमद, मैं मेरे स्टूडेंट्स का आज ऑनर कर रहा हूँ, शमून अहमद। और एक का नाम दे देता हूँ मैं इंतजार। चले, ये 2 जने मुनीष भाई के दोस्त हैं, ये दोनों नाम हमारे ग्रुप में अक्सर लिए जाते हैं, शमून और इंतजार। शमून और इंतजार मुनीष भाई को दे देंगे 1 करोड़ रुपए। कितने देंगे? 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ मतलब इन्होंने 50 लाख दिया, इन्होंने 50 लाख दे दिया। चलिए, अब ये कारोबार शुरू हो गया। टोटल कैपिटल अमाउंट 5 करोड़ से। अब ये जो टोटल 5 करोड़ जो गुत्तेदारी में या हिस्सेदारी में जमे हैं, टोटल 5 करोड़, इसको कहते हैं सीड फंड। और एक बात और एक टर्म आ गया, देखिए, सीड फंड। आपने देखा होगा कि मैं अपने कैप्सूल में सीड सनफ्लावर बोलता नहीं, वहीं से दिमाग में घुसा है मेरे। ये मैं पहले 8 महीने पहले पढ़ा था, सीड फंड, तो इसीलिए मैंने उसका नाम सीड दिया था। तो गौर से देखें, सीड फंड वो पैसा है जो मुनीष साहब के 4 करोड़, शमून के 50 लाख, इंतजार के 50 लाख, अब ये 5 करोड़ को ये तीनों मिलके, ये देखिए हमारे मुनीष साहब है, ये हमारे मुनीष साहब है, बिल्कुल, ये शमून है, ये इंतजार है, ये टोटल 5 करोड़ को एक बैंक अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम बोलेंगे कंपनीज बैंक अकाउंट। किसी का पर्सनल अकाउंट नहीं रहेगा ये, और ये कंपनी का कोई एक नाम दे देंगे और उस कंपनी के बैंक अकाउंट का नाम उस जगह पे पूरा पैसा जम जाएगा। तो उस पैसे को कहते हैं आज की स्टॉक मार्केट की दुनिया में इनिशियल शेयर कैपिटल। प्लीज सब लोग गौर कर ले मैं क्या बता रहा हूं। मैंने एंजल इन्वेस्टर कहा, प्राइमरी इन्वेस्टर्स कहा, सीड फंड कहा, इनिशियल शेयर कैपिटल। गौर से देखना आप उसको। अब ये जो इनिशियल शेयर कैपिटल या इनिशियल शेयर या इनिशियल सीड इन्वेस्टमेंट, दो, एक क्या बोलते, एक प्रोमोटर का है और 2 एंजल्स का है। अच्छा, इन तीनों को भी आप प्रोमोटर्स की कैटेगरी में डाल सकते हैं। आप अक्सर देखेंगे कंपनी के प्रोमोटर्स के पास कितना हिस्सेदारी है। तो मुनीष भाई, अभी प्रोमोटर्स के बाद कितनी हिस्सेदारी है कंपनी की? आधी आधी नहीं, 100%। ये पूरे तीनों अभी शुरू हुआ अभी कम। फिलहाल आपके पास ना बिल्डिंग है, ना एम्प्लॉय है, ना कुछ है। आप फिलहाल शुरू कर दिए है 5 करोड़ से। पूरे के पूरे 5 करोड़ किसके पास पड़े हुए हैं? प्रमोटर्स के पास पड़े हुए। तो प्रमोटर्स में आप हैं प्राइमरी प्रमोटर और 2 हैं एंजल्स, ठीक है। अब इनको कहते हैं ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो कंपनी की जो ओनरशिप हो गई ये तीनों के बीच में है। अब बैंक से जब ये पैसा डिपॉजिट करके आप तीनों ने क्या कर लिया कि एक हिस्सेदारी बांट ली, उसको कहते हैं शेयर सर्टिफिकेट। वो शेयर सर्टिफिकेट आपके पास है 80%, क्योंकि आपने 4 करोड़ वाले हैं। इनके पास रहेगा 10% और इनके पास रहेगा 10%। तो ये इस तरीके के ओनर्स हैं। 80% के ओनर आप हैं, ये 10% के हैं, ये 10%, क्योंकि उन्होंने 50 लाख आपने डाले हैं 4 करोड़, ठीक है। ये क्लियर हो गई बात। अब फिलहाल कंपनी सिर्फ पेपर पे है। फिलहाल कंपनी सिर्फ पेपर पे है। पेपर पे क्यों? क्योंकि आपने 5 करोड़ जमा लिए, बैंक में डाल दिए, और कंपनी का फिलहाल का वैल्यूएशन क्या है? सिर्फ 5 करोड़ की कंपनी है। यहां से आप गौर से देखें, एकदम स्टोरी खतरनाक हो जाएगी। आपकी कंपनी का आपने नाम दे दिया, आज की तारीख में आपकी कंपनी का वैल्यूएशन है सिर्फ 5 करोड़ और आपकी कंपनी फिलहाल कागजी है, जमीन पे नहीं है। चलिए अब इसको हम जमीन पे बिस्मिल्लाह करके उतारते हैं। तो उससे पहले जब आप कंपनी स्टार्ट करेंगे, आपके जो टोटल 5 करोड़ का कैपिटल था वो क्या करते हैं, एक पेपर पे एक फेस वैल्यू बनाते हैं। मुनीष भाई क्या बनाते हैं, बोलिए? फेस वैल्यू। हाँ, तो बोलते हैं कि भैया फिलहाल अब हमारी कंपनी स्टार्ट होगी तो हम अपनी हिस्सेदारी बांट रहे, तो हम परसेंटेज तो बांट लिया 80%, 10-10%, मगर शेयर्स में कितना बांटेंगे? तो उसको आपको तकरीबन 99% सब कंपनी अपनी फेस वैल्यू ₹10 बोल के लाएगी। इसी बुनियाद पर डिविडेंड भी दिया जाता है। यानी आपकी कंपनी की एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपए शुरुआत में। तो यानी अगर आप 5 करोड़ रुपए को 10 रुपए से डिवाइड करेंगे तो टोटल कितने मिल जाएंगे आपको? 50 लाख शेयर मिलेंगे। कितने शेयर मिलेंगे बोलिए मुनीष भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है।
50 लाख शेयर। तो उन 50 लाख शेयर की हिस्सेदारी आपको पता है 80%, 10%, 10%। तो मैं आपको सिर्फ वापस लाना चाह रहा था इस पॉइंट पे कि शुरुआत से लेके आखिरी तक भी हर कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपए होती है। अगर वो स्प्लिट होती है तो 5 रुपीज होती है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए कि चलो मुनीष भाई ने कहा नहीं नहीं नहीं, हम 10 रुपए नहीं रखते फेस वैल्यू, हम 5 रुपए रखते हैं। कितने रखते हैं आप? 5 रुपए। तो आपके टोटल कितने शेयर बटेंगे बताइए? 1 करोड़ हो जाएंगे अब। वेरी गुड। चलो हम क्या करते हैं, 10 रुपए ही रख के आगे काम चलते हैं। तो आपके पास भाई 50 लाख शेयर हैं जो आपने एक शेयर सर्टिफिकेट के बीच में बांट लिया। आपने कुछ रख लिए 80% और 2 एंजल अपने शमून को और इंतजार को 10-10% दे दिए। तो दोबारा बता रहा हूं, 40% प्रमोटर के पास है, 5-5% एंजल्स के पास है। तो और यहां पे कंपनी बिजनेस शुरू करने से पहले बता रहा हूं कि इन ये बात 50 नहीं समझ में आई कि 40% प्रोमोटर्स के पास है और 5-5% एंजल्स के पास है। तो ये क्या है, मैंने कहा कि एंजल्स भी एक रकम के प्रोमोटर हैं क्योंकि इन्होंने शुरू में आपको पैसा दिया है। आपको, आपके पास 4 लाख रुपए थे तो आपको मिल गए कितने शेयर? 40,000 शेयर में 40,000 क्या बोलते हैं, मैं एक चीज बताता हूं आपको, 40 लाख शेयर मिलेंगे। यहाँ पे एक दोबारा स्टोरी को मैं स्लोली बताता हूं, समझिए। एक सेकेंड, आप समझिए। 5 करोड़ आपका कैपिटल जमा, 5 करोड़ में आपके पास आपके थे 4 करोड़। एंजल इन्वेस्टर से आपने एक से लिए 50 लाख और एक से लिए 50 लाख, तो टोटली 1 करोड़ हो गया। तो टोटल 5 करोड़ कैपिटल को 10 रुपए की फेस वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो 50 लाख शेयर आ गए। इन 50 लाख शेयर में ये आप क्या करते हैं, 25 लाख शेयर का ही आप हिसाब लेंगे। कितने का लेंगे आप बताइए? 30 लाख शेयर का। 25 लाख शेयर का, यानी टोटल 50% ऑफ द शेयर्स का आप हिसाब करेंगे। 50% ऑफ द शेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप रख देंगे रिजर्व में। कहां रख देंगे इसको आप? रिजर्व में। तो जब भी कोई कंपनी शुरू होती है उसकी वैल्यूएशन इन 50% ऑफ द शेयर पे होगी। इसको कहते हैं इश्यूड शेयर्स। यहां पे आप समझे, आगे आप जब 2-3 स्लाइड जाएंगे समझ जाएंगे। तो प्रमोटर्स और एंजल इन्वेस्टर्स शुरू में क्या करते हैं, 5 करोड़ के 50 लाख शेयर में से 50% के जो 25 लाख शेयर थे उसको बांट लेते हैं। आप रख लेंगे 20 लाख शेयर, एंजल 1 के पास 2.5 लाख, एंजल 2 के पास 2.5 लाख शेयर रहते हैं। यहां इतना ही समझिए, आगे बताता हूं। 50% के जो शेयर्स होते हैं कंपनी के, वो अलॉट नहीं हुए, ये बाद में लोग अलॉट करेंगे। क्यों अलॉट करेंगे मैं आपको बताता हूं, आगे एक स्लाइड में आप समझें। आपने टोटल 50 लाख शेयर्स 5 करोड़ की कैपिटल में आपने बिजनेस शुरू किया। खुद को आपने जो बांट लिया था, इन्हें आपके हिस्सेदारी में इतनी हुई। अब 50% की हिस्सेदारी कहां जाएगी? वो जाएगी दूसरों को। क्यों जाएगी आप आगे समझे, ठीक है? नेक्स्ट। तो चलो, मुनीष साहब ने मुंबई में एक कारोबार की शुरुआत कर ली। सबसे पहले उन्होंने एक छोटी मैन्युफैक्चरिंग ओपन कर ली। कौन से पैसे से पता है? वो पूरे 5 करोड़ से। वो पूरे 5 करोड़ उन्होंने लगा दिया। किसमें लगा दिया? एक यूनिट बनाई फैक्ट्री मुंबई के शायद कुछ बाहरी इलाकों में, और एक दुकान डाली। अल्हम्दुलिल्लाह उनका टैलेंट अच्छा था, उन्हें 2 साल तक खूब मेहनत की। यहाँ सिर्फ मुनीष भाई मेहनत कर रहे हैं, उनके दोस्त मेहनत नहीं कर रहे, वो साइलेंट पार्टनर है। वो तो आते नहीं कारोबार देखने के लिए, वो तो उनके हिस्से के शेयर लेके बैठ गए। माशाल्लाह मुनीष भाई का 2 साल बाद बिजनेस जबरदस्त चलने लग गया, क्योंकि अब उनको पहले से ही टैलेंट था। अब तो 2 साल का ग्राउंड एक्सपीरियंस होगा। तो वो कहते हैं कि भाई मुझे एक दुकान से कोई ज्यादा, मतलब उतना तो फायदा नहीं हो रहा जो मैं सोच रहा हूं, कि अभी इसको मैं 3-4 दुकानें डालूंगा। एक जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी मैं और एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बढ़ाऊंगा। सही है ना मुनीष भाई? आप समय ना एक्सपेंशन करना चाहोगे नहीं करना चाहोगे? हेलो, आवाज आ रही है? जी जी, किसी को आवाज नहीं आ रही तो बता दें आ ताकि रही है, आ रही है, आ रही है। ओके, इंतजार आप रहो अभी। तो अभी ये जो फैक्ट्री थी, एक फैक्ट्री एक दुकान थी। अब चाह रहे हैं कि ये मुंबई शहर के अंदर 2 फैक्ट्री और 3-4 और दुकान आ जाए। इनके एक्सपेंशन के लिए चाहिए 7 करोड़ रुपए। ये देखिए, 5 करोड़ से उन्होंने बिजनेस शुरू किया था, अब इनको चाहिए 7 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा। क्यों?
क्योंकि ये ज्यादा कारोबार को बढ़ाएंगे। अब इनके पास एक अच्छी सिचुएशन क्या है, 2 साल की एक्सपीरियंस की बुनियाद पे कोई भी फ्रेंड्स नहीं, कोई भी फैमिली वाला नहीं, कोई बाहर वाला आदमी आपके बिजनेस में पैसा लगा सकता है। तो ये एक एडवांटेज होता है, इनको 7 करोड़ आसानी से मिल जाते हैं। इन 7 करोड़ के लिए एक जनाब आएंगे, उनका नाम है शहजाद खान। शहजाद खान आएंगे, देखेंगे कि ये भी मुंबई में रहते हैं, मुनीस भाई के कारोबार को शुरू से देखा है, बोले भाई आपकी तो कंपनी अच्छा चल रही है, मैं आपको 7 करोड़ दे दूंगा। जब ये 7 करोड़ शहजाद खान देंगे तो वो कंपनी का हिसाब किताब करेंगे और बोलेंगे कि ये कंपनी की कितनी वर्थ है, कितनी इसकी वैल्यूएशन है। तो जो शहजाद खान साहब जो कंपनी की वैल्यूएशन लगाएंगे ना, वो 10 टाइम्स लगाएंगे। कितने लगाएंगे? 10 टाइम्स। यानी वो बोलेंगे कि ये 5 करोड़ की तो कंपनी नहीं लगती, इसकी क्या बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, इनके दुकान, इनका कारोबार, मुझे लग रहा है ये 50 करोड़ की आज की तारीख में कोई भी बंदा खरीदेगा तो पूरी यूनिट को, पूरी दुकान को 50 करोड़ दे सकता है। तो उस 50 करोड़ में उनको मिलेंगे 14% का हिस्सा, 7 करोड़। तो 50 करोड़ का 14% हिस्सा होता है 7 करोड़। तो देखिए कि जो कंपनी 5 करोड़ में शुरू हुई, उसका 14% या 14% 7 करोड़ हो गया। तो ये कहते हैं इवैल्यूएशन ऑफ द कंपनी आफ्टर 2 इयर्स। यानी जो शुरू में जो कंपनी 5 करोड़ की थी, 2 साल बाद ऑलरेडी वो हो गई है 50 करोड़ की कंपनी। क्यों? क्योंकि कारोबार अच्छा चल पड़ा, ब्रांड मशहूर हो गया। तो अब इनको एक्सपैंड करने के लिए जो जनाब शहजाद खान आए हैं, 7 करोड़ अपने पर्सनल अमाउंट को इन मुनीस खान साहब को देंगे। और शहजाद खान ऐसे लोग को कहते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। याद रखिए, वेंचर कैपिटलिस्ट। यहां पे आपको समझना यह है कि शुरू में मैंने कहा था कि 50% ऑफ द शेयर्स इन्होंने ले लिए थे। जैसे प्रमोटर के पास 40% शेयर थे, एंजल वन के पास 5 और 5, तो 50% तो शेयर इन्होंने बांट लिए थे अपने। 50% जो शेयर बचे हुए थे, ये वो 50% शेयर्स हैं जो अभी तक इस्तेमाल नहीं हुए थे। इनमें से 14% देंगे वेंचर कैपिटलिस्ट को 7 करोड़ रुपए लेके। यानी कारोबार जब चलेगा ना, कपड़े भी बन रहे, बिक रहे भी, मगर कंपनी की जो रिमेनिंग 50% के जो शेयर्स थे उसका वैल्यू बढ़ रहा है। उमूमन लोग यही काम करते हैं, कंपनी लॉन्च करते हैं, ब्रांड बनाते हैं, खूब उसकी जो है ना अच्छी मार्केटिंग करते हैं और अच्छी तरह से कारोबार हो रहा है तो उसके रिमेनिंग 50% शेयर्स की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो जो शुरू में जो 3 लोगों ने जो 50% शेयर बांट लिए थे, उस पर मिला दिए 14% वेंचर कैपिटलिस्ट को, और वो हो गया टोटल 64% ऑफ द शेयर कंपनी के बढ़ गए हैं। रिमेनिंग अभी भी 36% बाकी हैं। वेंचर कैपिटलिस्ट जो 2 साल बाद आया है, उसने 7 करोड़ रुपए देके 14% की हिस्सेदारी ली है। कितने परसेंट की हिस्सेदारी ली है? 14% की हिस्सेदारी। यहाँ पे समझिए, आईपीओ आने से पहले क्या क्या होता है ये आपको समझना जरूरी है। इंडिया में काफी सारे वेंचर कैपिटलिस्ट हैं जिनके कुछ नाम मैंने लिखे हैं। एक नाम है अजय अग्रवाल, बालाजी श्रीनिवासन, इवन राकेश झुंझुनवाला भी वेंचर कैपिटलिस्ट था। अल्लाह करे आगे आप भी चलकर उस मुकाम पे पहुंचे कि आप कंपनी की शुरुआत में वेंचर कैपिटलिस्ट बने। तो जो वेंचर कैपिटलिस्ट जो शहजाद खान के जो 7 करोड़ रुपए बिजनेस में आए, अब ये मुनीस साहब उन 7 करोड़ रुपए लेके एक नया और एक यूनिट खोलेंगे और 2-3 नए दुकान खोलेंगे। माशाल्लाह उनका जो कारोबार है पूरे मुंबई शहर में चर्चा में आ गया। बेहतरीन कुर्ते बन रहे हैं, बेहतरीन जो डिजाइन बन रहे हैं। अब ये कंपनी अगले 2-3 साल में, यानी 3 साल बाद में कंपनी पूरी मशहूर हो गई पूरी मुंबई में, बहुत जबरदस्त सक्सेस हुए। अब ये तो जो भी कंपनी जो भी कारोबार करता है वो अपने कारोबार को बढ़ाएगा। पहले तो थे मुनीस साहब अकेले, साथ में थे 2 एंजल इन्वेस्टर्स, अब एक आ गया है वेंचर कैपिटलिस्ट। अब ये यहाँ पे मंजिल उनकी अभी स्टार्ट होने वाली आगे के लिए। तो ये चाह रहे हैं कि ये पूरे मुंबई शहर से जब फेमस होके पूरे महाराष्ट्र में फैल जाए। जब ये पूरे महाराष्ट्र में फैलना है, 12-15 यूनिट्स लेने हैं उनको मैन्युफैक्चरिंग की, 40-50 दुकानें डालनी है, तो भाई साहब क्या करेंगे, देखेंगे कि अब बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए इनको। उसको कहते हैं केपेक्स। ये वर्ड भी लिख ले, कैपेक्स का फुल फॉर्म है कैपिटल एक्सपेंडिचर।
यहाँ से CAP ले लेते हैं और यहाँ से X ले लेते हैं, तो बन जाता है कैपेक्स। अब ये कैपेक्स को लाने के लिए इनको टोटल इन्होंने हिसाब किताब कर लिया प्रोमोटर ने कि 40 करोड़ चाहिए। पहले 5 करोड़ से शुरू किए, बाद में 7 करोड़ लिए। 5 करोड़ टोटल 100% की कीमत का था, 7 करोड़ सिर्फ 14% ऑफ द कंपनी की वैल्यू हुई। अब 40 करोड़ देखिए कितने परसेंटेज पे आएगा। इनको चाहिए टोटल 40 करोड़। कंपनी की टोटल ग्रोथ हो गई है, पहले 2 साल, बाद में 3 साल, 5 साल हो गए। तो अब यहाँ पे देखिए जनाब, ये लोग कोशिश करेंगे, वेंचर कैपिटलिस्ट तो इन्होंने ले लिया, अब यहाँ पे ये चाह रहे हैं कि कोई और एक अच्छा इन्वेस्टर मिले। 5 साल के कारोबार के बाद बैंक्स जो होते हैं वो भी लोन देने के लिए तैयार। कुछ और एक साहब आ सकते हैं जो इनको अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आपको समझना है कि वेंचर कैपिटलिस्ट को एक नाम देते थे, सीरीज ए। जो शहजाद खान साहब जो पहले जो आए थे ना, उसके लिए उनको सीरीज ए भी बोला जाएगा या वेंचर कैपिटलिस्ट बोला जाएगा। शहजाद खान साहब जैसे मैं अब आऊंगा इसमें सीरीज बी बनकर, अब नईम साहब बन जाएंगे वेंचर कैपिटलिस्ट नंबर 2। वो अकेले 40 करोड़ तो दे नहीं सकते, तो ये क्या करेंगे, बैंक से भी कर्जा लेंगे। जब भी कोई कंपनी बैंक से उन 40 करोड़ में से कुछ भी हिस्सा लेगी, उसको कहते हैं डेप्थ। इसलिए आपने देखा होगा कि कंपनी का डेप्थ कितना है, इस स्टेज पे कंपनी बैंक से डेप्थ लेती है। तो यहाँ पे देखिए और बोलेंगे कि क्योंकि 5 साल में हमारे पास प्रॉफिट भी काफी पड़ा है, उस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी को कहते हैं इंटरनल एक्यूरल्स। ये वर्ड फिलहाल याद रखें। तो 40 करोड़ के लिए खुद का कंपनी का प्रॉफिट भी कुछ हिस्सा ले लिए, बैंक से भी कुछ हिस्सा ले लिए। इसका कोई शेयर नहीं बटेगा, ये खुद का प्रॉफिट है। बैंक को कोई शेयर की हिस्सेदारी नहीं देंगे, क्योंकि बैंक को आप हर महीना ब्याज चुकाते हैं। हर महीना क्या चुकाते हैं आप, इंटरेस्ट चुकाते हैं। तो यानी कि 40 करोड़ में से कितने, 25 करोड़ तो आपको बैंक के लोन से मिल गए और इंटरनल एक्यूरेसी ने खुद की कंपनी का मुनाफा से मिल गए। अब बच गए 15 करोड़। अब इन 15 करोड़ को मैं आकर दूंगा इन साहब लोगों को। मैं बोलूंगा कि मैं, सॉरी यहाँ पे आप समझ लें कि रिमेनिंग 15 करोड़ बैंक से मिल गए, 15 करोड़ इंटर मिले, 10 करोड़ चाहिए, सॉरी 30 करोड़ इन्होंने बैंक से जमा लिए और खुद के मुनाफे से जमा लिए। अब ये 10 करोड़ देने के लिए इनको मिलेगा वेंचर कैपिटलिस्ट नंबर 2, उसको सीरीज बी कहते हैं। अब ये जो सीरीज बी को जो 10 करोड़ ले रहे हैं, उन 10 करोड़ की जो इवैल्यूएशन करेंगे 5% ही शेयर मिलेंगे। गौर से देखिएगा, पहले वाले वेंचर कैपिटलिस्ट ने 7 करोड़ दिए थे 14% पे, 7 करोड़। अब मैं दूंगा कितने, 10 करोड़ दूंगा, 5% की हिस्सेदारी मिलेगी। अब इन 5% की हिस्सेदारी के साथ टोटल जो कंपनी के स्टॉक्स की जो शेयर्स जो बचे थे 36% बचे थे, अब बच गए हैं 31%, अभी भी बैलेंस हैं और मैंने 10 करोड़ दे दिए। ये टोटल वैल्यूएशन इस तरीके का हो गया है। तो कंपनी की वैल्यूएशन धीरे 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 बढ़ रही है। अब यहां पे आप सोचो कि काफी सारे कंपनीज 5-6 साल बाद अगर उनका बिजनेस अच्छे चलने लगे, वो कंपनी बेच देती है। यानी यहाँ पे अगर मिस्टर मुनीस साहब अगर कंपनी या ये जो कारोबार बेचना है, 5 करोड़ की कंपनी को वो यहाँ पे कितने अमाउंट में बेच सकते हैं, ये आपको दिख रहा है ना, 80, 100, यानी 138 करोड़ में ये बेच सकते हैं, 138 करोड़ में या इससे भी ज्यादा। तो बात समझ में आ रही है, कपड़े बेचे से अलग और कंपनी की यूनिट जब उस टाइम पे बेचना है तो ये इस तरीके से वैल्यूएशन इसकी बढ़ती है। एग्जाम्पल्स क्या हैं, जो पैसा जो कंपनी क्रिएट करती है ना, अदानी ने भी ऐसे ही पैसा क्रिएट किया है, क्योंकि उसका मार्केट कैप बढ़ता गया, कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ती गई, शेयर की प्राइस बढ़ती गई। टाइटन, आइशर मोटर्स, MRF, इसी तरीके से उनका वैल्यूएशन बढ़ता चला गया। तो हम यहाँ पे कहानी की अगले मोड पे जाते हैं। पूरे महाराष्ट्र में अब ये कारोबार चल पड़ा। अब ये कंपनी उसके 8 साल बाद, यानी टोटल, यानी 8 साल और शुरू के 5 साल, 13 साल में कंपनी पूरे महाराष्ट्र में मशहूर हो गई है। अब ये चाह रहे हैं कि ये पूरी कंपनी को जो है इंडिया में फैलाना है। कहाँ फैलाना है भाई, पूरे इंडिया में, हर स्टेट में, हर एक क्या बोलते शहर में इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लानी है और इनको दुकानें भी डालनी है। तो इसके बाद अब यहाँ पे जरा सा
स्लोली रिवाइज करता हूं। प्रोमोटर थे, एंजल इन्वेस्टर 2 थे, वेंचर कैपिटलिस्ट एक शहजाद खान, और मैं बन गया वेंचर कैपिटलिस्ट बी। अगला जो उनको पूरे इंडिया में फैलाने के लिए चाहिए 60 करोड़ रुपए। कितने चाहिए उनको? 60 करोड़ रुपए। अब यहां पे 15% जो रिमेनिंग 31% से, सॉरी मैं 60 करोड़ बता रहा हूं, माफ करना, 60 करोड़ वो वैल्यूएशन था कंपनी का, उस परसेंटेज का उनको चाहिए टोटल 400 करोड़ रुपए। अब ये 400 करोड़ 15% जो रिमेनिंग 31% के शेयर्स को ये प्राइवेट इक्विटी फर्म्स को देंगे। यहां पे आप समझना है, प्राइवेट इक्विटी फर्म्स ये वो लोग हैं जो कंपनी के अंदर बोर्ड में भी आते हैं, उनकी मैनेजमेंट को वो कंट्रोल भी कर सकते हैं, और वो कंट्रोल मतलब ओनर तरीके नहीं, एक मार्केटिंग लेवल पे। प्राइवेट इक्विटी फर्म्स बड़े बड़े फर्म्स होते हैं, ये आपके कंपनी में हिस्सेदारी लेंगे। यहां पे आपके केस में 15% के शेयर्स के इन्होंने हिस्सेदारी ली और आपको 400 करोड़ रुपए दे दी। यानी आज की तारीख में कंपनी की 15% की हिस्सा हो गया 400 करोड़। 100% का कितना हो जाएगा आप खुद अंदाज लगा ले। तो मुनीष साहब ने जो 5 करोड़ की कंपनी शुरू की, 13 साल में उसकी वैल्यूएशन बढ़ के इतना बड़ा अमाउंट बन गया। वो 15% के शेयर्स जो रिमेनिंग 31% शेयर्स में जब चले जाएंगे, बच जाएंगे कितने? 16%। अब आप याद रखो, ये 16% वही हैं जिसके लिए आईपीओ आता है। जी, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं जी। अब यहां से मैं एक्चुअल आईपीओ की स्टोरी पे आऊंगा जी। किसी को कुछ डाउट है यहाँ पे? मुनीष भाई इंतजार, बताए। आवाज आ रही है? जी जी, जिसके भी हैंड वो है बताइए। यहां तक बीच का हिस्सा देख। ओके, मैं यहाँ पे देखता हूं जी। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ओके, उबेर भाई आप अनम्यूट करते रहें ताकि मैं प्रेजेंटेशन पे देखूं जी। बताएं, यहाँ पे किसी को कोई डाउट है? एक सेकेंड। ओके, मैं ही हैंड रेस करता हूँ सर जी। अब्दुल रहमान भाई बोलिए, यहाँ तक समझ में आया? मुनीष भाई बोलिए, सॉरी आप शायद लेफ्ट। अल्हम्दुलिल्लाह सर, अच्छा आप बता रहे हैं। डाउट तो नहीं है, आप ज्यादा क्लियर करते जाए। तो एक प्रोग्राम आ रहा था सर थोड़े दिन पहले, शार्क टैंक बोल के, और अमेरिका में भी एक ऐसे ही है शार्क टैंक, जी जी उस पे भी यही हिस्सेदारी के लिए प्रोग्राम होते हैं शायद। जी जी जी। नहीं चले, वो उसके बारे में रहने दें, फिलहाल हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है? ये प्रेजेंटेशन को मुकम्मल करते हैं एंड पे। अब मैं आपको यहाँ तक लाया हूँ प्राइवेट इक्विटी फर्म्स तक। अब मैं आपको यहाँ पे हिस्सेदारी दोबारा क्लियर कर दूं तो इस तरीके से टोटल कंपनी की जो 50% होल्डिंग आपने रखे थे और रिमेनिंग 50% की होल्डिंग में पहले 14% गए, बाद यहाँ पे मैं एक सेकेंड लोगों को समझाते रहता हूँ, यहाँ पे ब्रीफ है। पहले एक 14%। डाउट था मेरा। जी जी जी, पूछिए पूछिए। जी, आपने कहा था कि 7 करोड़ जब उन्होंने दिया था तो उनको 15% मिला था, लेकिन 14 फिर जब आपने 14%। 14% मिला था, फिर आपने जब 10 करोड़ दिया तो आपको 5% मिला। जी, तो उसकी वैल्यूएशन ये 20 करोड़ हुई। अच्छा, वैल्यूएशन बढ़ गई तो आपका परसेंटेज भी घट गया। करेक्ट करेक्ट। यहाँ पे प्राइवेट इक्विटी फर्म्स तक का ही मैं समझाऊंगा, आगे यहाँ से आईपीओ आ जाएंगे ये जो 16% में। यहाँ तक आप समझे। मैंने एंजल वन का नाम दिया, 2 फ्रेंड्स थे उनके, वेंचर कैपिटलिस्ट शहजाद, वेंचर कैपिटलिस्ट नंबर 2 मैं था। अब प्राइवेट इक्विटी फर्म्स में मैं आके रुका हूं, आप लोगों को हर चीज की जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है? अब आगे बढ़ता हूं, अब आगे समझे प्राइवेट इक्विटी फर्म्स क्या होते हैं। अब आप जरा समझे प्राइवेट इक्विटी फर्म्स आने के बाद, यहाँ पे प्राइवेट इक्विटी फर्म्स का शायद प्रेजेंट, ओके चले। प्राइवेट इक्विटी फर्म्स आप गूगल कर लें। बड़े बड़े जो फंड्स होते हैं, जो बड़े बड़े जो क्या बोलते हैं वो लोग, कंपनीज में अपनी मैनेजमेंट को बिठाकर वो कंपनी को रन करने में, एडवर्टाइजमेंट करने में, उसकी मार्केटिंग करने में मदद करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट मैं यहाँ पे चलता हूं, एक सेकेंड। ओके, वापस कंटिन्यू करेंगे। ओके, इधर आ गया। ओके ओके। प्राइवेट इक्विटी फंड्स कौन होते हैं? आपने कभी देखा होगा
ICICI वेंचर फंड मैनेजमेंट सर्विसेज। स्क्रीन जो है वो शेयर नहीं हो रही, शायद वहीं पे अटक गई है। नहीं, एक सेकंड, वो आएगी, जरा सा आपके इंटरनेट की स्पीड पे है। कोई और बता दें, स्क्रीन और नहीं आ रही तो। अरे वो मोबाइल के टाइम पे है, अभी आ जाएगी, एक दो सेकंड में आ जाएगी। तो अब मैं आके रुका हूं प्राइवेट इक्विटी फंड्स, प्राइवेट इक्विटी फर्म्स कौन होते हैं आपने देखा होगा, ICICI वेंचर फंड मैनेजमेंट सर्विसेज, सिकोया कैपिटल्स, ये वो लोग होते हैं वेरियस कंपनीज में 14% 15% की हिस्सेदारी लेके वो अपने मैनेजमेंट को भी बिठा के कंपनी को रन करते। क्यों? क्योंकि उनका पैसा जो लगा हुआ है उनको खुद वो कैपिटल रिटर्न चाहिए। तो यहां तक आप समझ जाओ, 16% हमारे मुनीष भाई की कंपनी के शेयर अभी बाकी हैं। उन 16% की कहानी है IPO। अब कंपनी के पास 16% शेयर्स हैं, इन्होंने बैंक का भी लोन चुकता कर दिया अपने मुनाफे से। अब ये प्राइवेट इक्विटी फर्म्स 5 साल के साथ ग्रो किए। अब इनका जो कुर्ते का बिजनेस है पूरे इंडिया में छा गया। अब चाह रहे हैं कि ये IPO लाकर बचे कुचे 16% स्टॉक्स को बेच दें, काफी सारा पैसा मिलेगा उनको। ये पूरी दुनिया में, दुबई में, बहरीन में, अमेरिका में, कनाडा में इनके शोरूम्स खुले। इनके लिए चाहिए ढेर सारा पैसा, उसको वो यूज करेंगे रिसर्च के लिए, वो यूज करेंगे दूसरे मुल्कों की कारोबार की क्या उनके जो सिस्टम होते हैं, और वहां पे वो मैन्युफैक्चरिंग चाहे वो अमेरिका में लगाने होंगे, दुबई में लगाने होंगे, वहां का रियल एस्टेट का क्या हालचाल है, ये स्टडी के लिए, ये यूनिट सेटअप के लिए मुनीष साहब को चाहिए 200 करोड़। अब ये 200 करोड़ इनको मिलेंगे इन 16% के शेयर्स को पब्लिक में देके। तो इनके पास क्या ऑप्शन बचता है बताइए? दोस्तों से भी पैसा ले लिए, बैंक से भी कर्जा ले लिए, वेंचर कैपिटलिस्ट 2 लोगों को भी ले लिए, प्राइवेट इक्विटी फर्म्स को भी दे दिए। अब आखिरी जो स्टेप होता है हर कंपनी का वो होता है IPO। तो वापस हम IPO पे आएंगे। क्यों IPO चाहिए था? मैंने एक छोटे से कारोबार को जो 5 करोड़ का था वो हजारों करोड़ में आपको मैं ऑन डिजिटली फैला दिया। IPO का मतलब दोबारा फर्स्ट टाइम ऑफरिंग टू द पब्लिक। यहाँ पे जनरल पब्लिक, मेरे जैसे आप जैसे, उस कुर्ते की कंपनी जो आज इंटरनेशनल ब्रांड बन चुकी है उसमें हम हिस्सा लेंगे एक छोटा सा प्राइस देके। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी क्यों IPO लाती है? क्यों ये दोबारा वेंचर कैपिटलिस्ट A B तक गई थी, C तक क्यों नहीं गई? और पूछते हैं कि कंपनी की अगर IPO लाने से क्या उसके एग्जिस्टिंग होल्डर्स पे कुछ फर्क पड़ेगा? समझिए, IPO लाने से जो रिमेनिंग 84% जो पार्टिसिपेंट्स है ना, जो बड़े बड़े लोग, इन सबको काफी मुनाफा होने वाला है खाली ये 16% के IPO लाने से। एक साहब ने शुरू में कहा ये प्रमोटर्स को ये IPO पैसा देते हैं। अभी आगे आपको बताऊंगा क्यों देंगे पैसा, क्योंकि यहां पे उसकी इवैल्यूएशन खतरनाक होने वाली है। कंपनी को क्या होगा IPO लाने से, तो आपको समझे, अभी तक मैंने आपको एंजल इन्वेस्टर कहा, प्रमोटर कहा, वैल्यूएशन की बात की, फेस वैल्यू ₹10 थे, ऑथोराइज्ड शेयर्स, या वापस कह रहा हूं 50% के ऑथोराइज्ड शेयर्स थे, रिमेनिंग 50% जो है, सॉरी, ऑथोराइज्ड शेयर जो बैंक से उन्होंने लिए थे वो 100% थे, इश्यूड शेयर्स 50 थे, बाद में उन्होंने वेंचर कैपिटलिस्ट को बांटे ABC, और प्राइवेट इक्विटी फर्म्स को सब उन्होंने 7% 10% करके बांट के 16% के शेयर्स बचे हैं। उन 16% को वो लाएंगे IPO के शक्ल में। जब भी कोई कंपनी 16%, 12%, 10% के जो रिमेनिंग शेयर्स को लाएगी उसको कहते हैं IPO इन अ प्राइमरी मार्केट। जो कंपनी के जो शेयर को पहली बार जो पब्लिक डायरेक्ट कंपनी से खरीदती है या बिड करके लेती है उसको प्राइमरी मार्केट कहते हैं। प्राइमरी मार्केट सिर्फ 3 से 6 दिन ही चलता है। लिस्टिंग हुआ, बिड प्राइस आपने पैसे ब्लॉक कर लिए, अलॉटमेंट डेट आपको मिल गया, तो आपको शेयर आपके डीमैट में आ गए। इतना ही काम प्राइमरी मार्केट का है। जैसे डीमैट अकाउंट में आ गया आपके, लिस्टिंग डे 1 दिसंबर को थी, 1 दिसंबर 10 बजे आपके स्टॉक बेचना शुरू होते हैं। 10:15 को आप स्टॉक बेच दिए। जिस बंदे ने 10:15 को आपसे स्टॉक खरीदा, ये देना, ये लेना, ये वापस किसी को देना, कोई और लेना, ये हो गया सेकेंडरी मार्केट। तो हम तमाम लोग जो कारोबार कर रहे हैं वो सेकेंडरी मार्केट में। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कंपनी ने स्टॉक दिए प्राइमरी शेयर होल्डर्स को, और
कंपनी क्या करेगी, कुछ टाइप पे आपने देखा होगा कि एप्पल कंपनी, इन्फोसिस कंपनी 16% में से खुद छोटे छोटे परसेंटेज वो अपनी ही कंपनी के एम्प्लॉय को देती है। वो वाले स्टॉक्स को कहते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन बहुत कम कंपनियां देती है, जैसे गूगल, इन्फोसिस, ट्विटर। तो वहां पे वो 0.1% के हिस्सेदार, यानी टोटल नंबर ऑफ रिमेनिंग स्टॉक्स में से। चलिए, तो आप देखिए, जब भी कभी कंपनी पब्लिक में जाना है तो आप उसके कुछ प्रोसीजर्स होते हैं। पहली बात तो आपको इवैल्यूएशन या वैल्यूएशन करनी है। मुनीष साहब की कंपनी के पास 16% के रिमेनिंग स्टॉक्स थे, यानी टोटल 8 लाख शेयर बचे हैं। 50 लाख शेयर से उन्होंने कारोबार शुरू किया था। 25 लाख शेयर का उन्होंने आपस में खुद 3 लोगों ने बांट लिए थे। अब रिमेनिंग 50 लाख में से सिर्फ बचे हैं 8 लाख शेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वैल्यू। ये 8 लाख शेयर को अब ये प्राइस ऑफ द शेयर निकालेंगे। कोई भी आईपीओ कंपनी, चाहे मेन बोर्ड हो चाहे एसएमई हो, वो रिमेनिंग शेयर्स को इवैल्यूएट करेगी टोटल कंपनी की, क्या बोलते हैं, पैसे से। अब पूरी कंपनी की जो वैल्यूएशन है 125 से लेके 150 करोड़ का बता रहे हैं। अगर आप 125 से 150 करोड़ उन 16% की वैल्यूएशन है, याद रखें, ये पूरी कंपनी की वैल्यूएशन नहीं है। ये वैल्यूएशन कर रहे हैं कि उन 16%, उन 8 लाख शेयर की क्या वैल्यू है। ये पूरी कंपनी की तो वैल्यूएशन हजारों करोड़ में जा चुकी है। जो रिमेनिंग 16% की इन्होंने जो वैल्यूएशन किया, कहा कि भाई मैं 125 करोड़ में, मैं 125 करोड़ में ये रिमेनिंग 8 लाख शेयर देता हूं। अगर 125 करोड़ को आप 8 लाख से 125 करोड़ डिवाइडेड बाई 8 लाख, तो पर शेयर प्राइस कितना आ गया, कोई बोल सकते हैं? बोलिए। 1875। ये यहां पे गेम देखिए, इसने क्या किया, जो रिमेनिंग जो 16% की वैल्यूएशन की है 125 करोड़ बराबर, और 125 करोड़ को जो रिमेनिंग शेयर से डिवाइड कर दिया 8 लाख, और उसको मिल गया 1875। इनडायरेक्टली क्या हो गया, जो रिमेनिंग, जो पहले से जो 84% जो लोग लेके बैठे थे, उनकी भी वैल्यू इतनी हो गई। बात समझ में आ रही है? जी। तो रिमेनिंग तो 8 लाख जी यहाँ पे एक डाउट आता है कि ये वैल्यूएशन इसकी 125 करोड़ वो करें कैसे वो लोग? अब वो मैं आगे स्लाइड्स में बताऊंगा आपको। आप फिलहाल ये प्रैक्टिकली ये चीज हो रही है, ये लेके चले कि 125 से 150 करोड़ का उन्होंने वैल्यूएशन किया, जो बचे हुए 8 लाख शेयर का, और उन 8 लाख शेयर को उन्होंने 125 करोड़ से डिवाइड कर दिया, और ये बिड प्राइस उन्होंने निकाल ली। कैसे निकाली आगे स्लाइड्स में बताऊंगा। ये 125 करोड़ को हर म्यूट कर ले भाई, जो म्यूट कर ले, यहां से स्टोरी को प्रैक्टिकली समझना है। तो अब इन्होंने ये 125 करोड़ लेने के लिए डाल दिए पब्लिक में आईपीओ। जब आईपीओ जाना है, निजाम भाई ने पूछा कि ये कैसे इवैल्यूएशन किए। हर कंपनी अप्रोच करेगी मर्चेंट बैंक्स को, इनको कहते हैं बुक लीड मैनेजर्स, इसका नाम है BRLM। इतना डिटेल में मत जाओ। मर्चेंट बैंक कंपनी के एक पूरी इवैल्यूएशन के लिए एक ड्राफ्ट बनाएगा। उस ड्राफ्ट का नाम होता है ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ये पूरे 15-16 साल की पूरी कहानी बनाएगा, पूरे डॉक्यूमेंट्स को दिखाएगा। हर जब आईपीओ आएगा, आप जाके देखो, ये DRHP काफी 100-150-200 पन्ने का ड्राफ्ट आपको मिलेगा। हम लोग आईपीओ अप्लाई करते, कभी DRHP पढ़ते नहीं। ज़ेरोधा वाले जाके देखो, DRHP मिलेगा। आज मेरे सेशन के बाद जाके देखो, ये DRHP ही है जो पूरा इवैल्यूएशन को बताएगा। अच्छा, ये DRHP बनाने वाले कंपनियां कौन हैं, ये भी आपको बता दूं। SBI कैपिटल्स, JP मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स, ये लोग हैं जो अभी इवैल्यूएशन को 125 से 150 करोड़ तक कर दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब यहां पे आपको समझना है कि ये 16% को पब्लिक में उतारने से पहले इन्होंने रजिस्ट्रार्स को बुक किया, बैंकर्स को बुक किया, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज को भी बुक किया। ये सब लोग मिलकर आईपीओ का शोषा करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं। आईपीओ की वाहवाही, आईपीओ की तारीफ हर जगह पे शुरू हो गया। आईपीओ आने वाला है टाटा का। तो ये लोग एक मर्चेंट बैंकर को अप्लाई किए, उसको अपॉइंट किए, वो खुद पूरा कर दिया इवैल्यूएशन।
सेबी को अप्लाई करते हैं कि भाई हम अपने 16% शेयर को लाना है, एक रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट देते हैं। जब सेबी 5, 6, 7 महीने का टाइम होता है, उसके अंदर सेबी बोलेगी बिस्मिल्लाह कर लो, ये डीआरएचपी को, ये पूरे कंपनी के डिटेल्स को आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ ये उतारते हैं अपने वेबसाइट पर। और बाद में क्या होता है, ये मार्केटिंग टीवी पे करेंगे, यूट्यूब पे करेंगे, और फिक्स प्राइस बैंड ये बोलेंगे कि भाई 1700 से 1870 इस रकम का एक प्राइस बैंड आपने देखा होगा। और एक बोलेंगे अलॉटमेंट डे, उसके बाद पहले बोलेंगे लिस्टिंग डे, सॉरी क्या होता है, बिड डेज होता है, 3-4 दिन बिडिंग का डे खोलते हैं। उसके बाद होगा अलॉटमेंट डे, उसके बाद होगा लिस्टिंग डे। तो इस तरीके की आपने चीजें देखी होंगी जी। अभी आप देखें, रिपीट कर रहा हूं, कंपनी ने 16% के शेयर देने हैं। जब ये कंपनी पब्लिक में शेयर दे रही है तो ये पब्लिक डायरेक्ट कंपनी को बिड करेगा, पैसे बैंक में डिपॉजिट करेगा। जिस दिन अलर्ट होगा इसके डीमैट में पैसे आ जाएंगे। ये हो गया प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट बेसिकली क्या है, कंपनी सेलिंग डायरेक्ट टू दी इन्वेस्टर्स। सेकेंडरी मार्केट क्या है, इन्वेस्टर या जो पहली बार जिसने वो स्टॉक्स को लिया, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाएगी तो वो स्टॉक एक्सचेंज के जरिए दूसरों को बेचेगा, ये तीसरे को बेचेगा या वापस यही खरीद लेगा, ये ट्रेडिंग होते रहेगी। इसको कहते हैं हम सेकेंडरी मार्केट। ओके, अब नेक्स्ट आपको समझना है कि सेकेंडरी मार्केट जब ही स्टार्ट होता है जिस दिन आपका स्टॉक सुबह के 10 बजे लिस्ट हो गया है। अब यहाँ पे एक कुछ स्लाइड में बता रहा है कि मैं 2021 में जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, इतना गया, इतना गया, ये सब बड़े बड़े चीजें दिखा रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। काफी सारे सक्सेसफुल आईपीओस, क्लीन साइंस, ये आपने देखा, न्यूरिका, मटार टेक्नोलॉजीज, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, ये सब चीजें, सोना बीडब्ल्यू, ये नाम आप सुन रहे हैं, कैप्सूल में भी आ रहे हैं, स्ट्रक्चर में भी आ रहे हैं, ये इसीलिए आ रहे हैं, पूरे मेन बोर्ड आईपीओस थे। अब काशिफ भाई ने माशाल्लाह ये प्रेजेंटेशन को मुझे बनाने में काफी मदद की, कल रात तक उन्होंने बैठ के बनाया है। यहाँ पे जो 2023 में जो बहुत ज्यादा जो जबरदस्त जो आईपीओ जो सक्सेस हुए हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट, हर्षा इंजीनियरिंग, केनिस टेक्नोलॉजी मुझे मेरे हाथ में मिला था, मैंने लिस्टिंग डे के या दूसरे तीसरे बेच दिया। समीर भाई के पास है, 300% पे है। इस तरीके के ये आईपीओस की मैं कुछ स्टोरी सुनाया हूं। आगे चलेंगे। टॉप इन्वेस्टर्स इन एसएमई स्टॉक्स, जो मेन बोर्ड का तो जरा बहुत सिक्योरिटी है, जरा बहुत क्लियरेंस रहता है, इवैल्यूएशन का सब, बट एसएमई आईपीओस में भी कुछ बड़े बड़े जो ब्लॉक डीलर्स या बल्क डीलर जैसे सुनील सिंघानिया है, वो पैसे लगाता है, मधुसूदन केला, सुंदरम म्यूचुअल फंड्स, इस तरीके से मुकुल अग्रवाल मोहिनी हेल्थ में लगाया है। यानी एसएमई आईपीओ में भी काफी सारे लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे मुझे ये ट्रिक्स वाली चीज जो है ना आखिरी में बतानी है। यहाँ मैं कुछ चीजें आप लोगों को शाया करूं कि मेरा जैसे सफर शुरू हुआ था 22 अगस्त में, मुझे आईपीओ ऐसे मैंने अप्लाई किया तो मुझे सिरमा आईपीओ मिल गया, मेन बोर्ड। जब एप्लीकेशन को जब मैंने प्रोसेस को फॉलो किया, एक ही लॉट अप्लाई किया था, एक ही लॉट मिल गया। और एक लॉट जब डीमैट अकाउंट में आया तो उसमें बाई प्राइस 220 रुपए बता रहा था, वो 218, 219 रुपए पे उसकी बिडिंग थी। और उसी दिन मैंने बेच दिया। कितने परसेंटेज पे? 30%। उसके बाद मुझे कुछ एक एसएमई आईपीओ मिला, ये भी उसी दिन बेच दिया मैंने 22% पे। उसके बाद अल्लाह का बड़ा करम, कोरे मोबाइल बोलकर एक जे जलाराम बोल के एक आईपीओ एसएमई मिला, उसी दिन मैंने बेच दिया 45% पे। उसके बाद और एक हमारे घर वालों के अकाउंट में मैंने ओपन किया, मतलब अप्लाई किया था, फ्रॉक सेले पूरे शरिया कंप्लेंट अप्लाई करता था कि मैं स्ट्रिक्टली इस्लामिक स्टॉक भी फॉलो करता हूँ। सबसे बड़ा अमाउंट जो मुझे मिला था ये तो आज की तारीख में मुझे 92,000 का प्रॉफिट मिला था फ्रॉक सेल में। उसकी लिस्टिंग डे हुई थी 185 रुपीज, उसकी जो बिड प्राइस थी 105 रुपए। ये अभी भी याद है। इतना बड़ा प्रॉफिट लेने के बाद मुझे दिल में बड़ा ख्वाहिश थी कि मैं इन सब के बारे में पढ़ूं और लोगों को मैं बताऊं। तो रुस्तुम जी, इसको कहते हैं की स्टोन रियल एस्टेट है, ये प्राइस पे मैं उसी दिन निकल गया। आप लोग जाके प्राइस चेक करो, आज भी वही प्राइस पे चल रहा है, 1 साल करीबन हो गया। केनिस है, ये सक्सेसफुल गया है। आगे के स्लाइड्स आप लोगों को बहुत गौर से देखने हैं कि क्या होता है आईपीओस में। पिछले महीने या 2 महीने पहले शायद आईक्यू लाइटनिंग का एक मेन बोर्ड आईपीओ मिला,
प्लीज प्लीज यहां से सब लोग गौर से देखो, मैं आईपीओ के साथ क्या करता हूं। मैं आईपीओ के साथ, चाहे वो मेन बोर्ड हो चाहे वो एसएमई हो, उनको मैं उसी दिन बेच देता हूं। एसएमई आईपीओ मैंने आज तक दूसरे दिन तीसरे दिन तक नहीं गया। रीजन आप आगे देखेंगे। मेन बोर्ड आईपीओ भी मैंने आज तक 8 दिन से 5 दिन से ज्यादा मैंने होल्ड नहीं किया। और दोबारा बता रहा हूं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मेरी पर्सनल प्रैक्टिस है। क्यों करता हूं वो आप समझे। आईक्यू लाइटनिंग को कोई बड़े एक्सपर्ट ने कहा 450 रुपए पे ले लो, ये 450 तक भी गया, बट मैं 430 पे निकल गया। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें 50% प्रॉफिट हुआ है। देखिए 50.88%। एक ही लॉट मिला था 52 का, 14,820 रुपए का लॉट था। सेलिंग मैंने 430 पे किया, भले ही वो आगे 450 गया, गम नहीं है, और आज की तारीख में कहा है वो इंपॉर्टेंट है। गौर से देखें, आईक्यू लाइटनिंग काफी सरल मिला होगा। EMA 7 के भी नीचे आ गया। ये लिस्टिंग डेज के 2-3 दिन मैंने ये एरो लगाया है आपको, यहाँ पे मैंने सेल कर दिया, 450 तक भी गया था। ये 450 का रेंज है। और जितने भी लोग सोचते हैं कि आईपीओ लिस्टिंग के बाद लेंगे, वो लोग पर्सनली मुझे मैसेज करते हैं, डॉक्टर साहब फंस गया, मदद करो। मैं क्या मदद कर सकता हूँ बोलिए। इसके अंदर कोई स्ट्रक्चर नहीं रहता, हमारा कैप्सूल की स्ट्रैटेजी फिट नहीं होती, क्वार्टरली रिजल्ट नहीं रहते, फंडामेंटल्स हो सकता है छुपाए होंगे, इवैल्यूएशन गलत होगा। इसीलिए मेहरबानी करके मेरी एडवाइस लो या ना लो, बट मैं तो यही प्रैक्टिस करता हूँ, लिस्टिंग डे में जो मिलता है हाथ में लेता हूँ, बाकी का अल्लाह मालिक। ब्लू जेट पता है मैं उम्र से आया था, ये 1 नवंबर को लिस्टिंग हुई थी, उसी दिन एयरपोर्ट से उतरा, देखा, और मैंने एक लॉट 43 का था, 346 रुपीज की परचेस थी, 394 पे निकाल दिया, 14% मेरे जेब में मिले। यही दिन पे मैंने लिया, एरो यहाँ पे है, उसके बाद ये गिर गया। ये कल रात में मैंने इसके स्लाइड्स बनाए हैं। आज की प्राइस देखिए कितना है और सेलिंग प्राइस कितना है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, मैं लाइव एग्जांपल्स बताऊंगा। हो सकता है इक्का दुक्का आईपीओ आउट ऑफ 10 एक या 2 आईपीओ भले ही आज की तारीख में अच्छा दे रहे होंगे, मैं रिस्क ले नहीं सकता। क्यों? पहले तो आईपीओ शरिया कॉम्प्लेंट ही कम निकलते, और उसके बाद उनकी ग्रोथ होती नहीं होती मुझे नहीं पता। मैं आईपीओ सिर्फ लिस्टिंग डे के मुनाफे के लिए लेता हूं। जब मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट लिस्टिंग डे पे है, धोखा होगा, क्योंकि कीस्टोन, सॉरी ये कीस्टोन इसका था रुस्तम जी का। ये देखिए 200 कितने पे है, आज भी गालिबन 1 साल बाद भी 541 पे है। इसी प्राइस पे मैं गालिबन 1 साल पहले इसको सेल कर दिया था, 1 साल से वहीं पे पड़ा है। जी नेक्स्ट है आपका होनासा। ये भी आईपीओ मुझे पिछले महीने मिला था, 2% लेके निकल गया। अब आप बोलेंगे सर 2% से तो निकल गई, आज अच्छा चला गया ऊपर। जाने दीजिए, सबकी अपनी अपनी कन्विक्शन और अपनी अपनी हिसाब की ट्रेडिंग होती है। बट मैं आगे बताऊंगा आपको। सेलो वर्ड, कई सारे लोगों को सेलो वर्ड मिला, सिस्टर्स ग्रुप में भी देखा, मैंने उनको फौरन कहा यहाँ पे निकल जाओ, अल्लाह करे वो निकल गया तो अच्छा है, वरना ये नीचे चला गया। भाई लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है निजाम भाई? जी जी आ रही है। अब जरा और गौर से देखो, ये मैंने डाटा कल लाइव, एक वेबसाइट है, वेबसाइट का नाम भी बताऊंगा आपको, शायद मैं ऑलरेडी वेबसाइट का नाम बता दिया, होमवर्क में भी शेयर कर दूंगा। मैंने सोर्स यहाँ पे कहीं लिखा था, चलिए हटा दिया। काफी सारे वेबसाइट्स है, वहां से आप डाटा ले सकते हैं। तो ये जो ट्रैकर मैंने डाला है ना, इसको जरा बहुत गौर से देखें। मैं इसको यहां रखता हूं। ये जितने भी जो आईपीओस है ना, ये है मेन बोर्ड आईपीओस। कौन से हैं भाई निजाम भाई? मेन बोर्ड आईपीओस। अब ये जो मेन बोर्ड आईपीओस है, ये कल की तारीख से लेके पिछले 2 महीने के हैं। अब जरा गौर से देखो, यहाँ पे ये होता है किस दिन उसने लिस्ट हुआ, उसकी इश्यू प्राइस क्या थी, उसकी लिस्टिंग डे पे कितना उसका क्लोज प्राइस था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिस्टिंग डे का 3rd नंबर कॉलम, और लिस्टिंग डे का गेन कितना था और प्रेजेंट कितना है, ये जरा गौर से देखते। प्रेजेंट मतलब कल रात तक की प्राइस। अब आप जरा इसको ध्यान से देखें। सनरेस्ट लिस्टिंग डे पे 5% का नुकसान, आज की तारीख में 13% का नुकसान। कल्याणी कास्ट 99% लिस्टिंग डे फायदा था, उसके बाद 150%। ऐसे एग्जाम्पल 10 में से 1 या 2 ही आएंगे, याद रखिए, ध्यान दीजिए मेरी इस बात को। नेक्स्ट, रॉक्स हाईटेक 70 में से 112%, ये मेन बोर्ड आईपीओ है, ठीक है। माइक्रो प्रो 6% लिस्टिंग डे लॉस था, आज 16% लॉस। SCR ट्रेवेंचर्स 100% 139,
24% लिस्टिंग डे है ये इस तरीके से आप देखिए लिस्टिंग डे में बेचने के आपको खुद पता चल जाएगा कि ज्यादा सेफ होता है। लिस्टिंग डे मेन बोर्ड चाहे तो आप दूसरे तीसरे चौथे दिन का भी आप कंसिडर कर सकते हैं। 33, 37, 113% पैरागॉन बाद में गिर गया, -2 और गिर गया, 22% पहले दिन बाद में गिर गया। तो बहुत ही रेयर आईपीओस होते हैं जो आपको लिस्टिंग डे के बाद प्रॉफिट देंगे। यहाँ देखिए कमिटेड कार्गो लिस्टिंग डे 11% पे निकलना था, 17%, 16 पे निकलना था 14%, ये 70 पे निकलना था 28%, ये 65 पे निकल सकते थे आप, सॉरी 12 पे निकल सकते थे, आपको 34 मिल गए अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट, ये ज्यादा एसएमई आईपीओ में ये बदल जाएगा। ओके, सुनीता का देखिए 1%, 50%, विष्णु 12 से 270, ये काफी रेयर होते हैं। विष्णु सूर्या ये बहुत ही ज्यादा अच्छा वाला मेन बोर्ड आईपीओ था। नेक्स्ट, ओके, अब आते हैं ये एसएमई के आईपीओ से जो पिछले 1-2 महीने में आए हैं। एसएमई आईपीओ पे जरा ज्यादा ध्यान दें, ये ज्यादातर लिस्टिंग डे ही प्रॉफिट देते हैं। मेन बोर्ड फिर भी रख सकते हैं, हो सकता है 10 में से 2 या 3 का भी मैं नंबर बोलूंगा, 3 मेन बोर्ड आईपीओ अच्छा कर जाएंगे आगे। मगर एसएमई आईपीओ पहली बात तो अप्लाई मत करना। अगर आपके पास ऐसे ही पैसे पड़े हुए हैं कि बोलेंगे कि अगर ये पैसे जाते भी तो मेरी लाइफ को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उस तरीके के अगर माइंडसेट वाले अगर एसएमई आईपीओ करते अच्छा है, क्योंकि एसएमई आईपीओ को आप एक शेयर करके बेच नहीं सकते। मेन बोर्ड आईपीओ जैसे कि 20 मिले हैं एक लॉट में या 30 मिले हैं, आप एक करके बेच सकते हो। एसएमई आईपीओ आपको 1200 से लेके 1800 तक का भी लॉट हो सकता है या 1600 शेयर का भी रहेगा। आपको ये उतने ही लॉट में बेचने हैं, कई सालों तक वो लॉट का ही सिस्टम रहेगा। आगे चलकर हो सकता है कि बायर्स ही ना हो, आप बेचने पे अटके रहेंगे, हफ्ते लग जाएंगे, लटक जाएंगे। फिर क्यों बता रहा हूं, लिस्टिंग डे 10%, आज की तारीख में 4%, इक्का दुक्का ज्यादा है, 15, 13, 4, 40 पर 4, 22, 20, 14%, 8%। किसी को समझ में नहीं आ रहा तो बता दूं, मैं ये बता रहा हूं, ये लिस्टिंग डे 6% का लॉस है, आज की तारीख में 7, 20, 31, ज्यादा लॉस ही रहता है इसमें। लिस्टिंग डे का प्रॉफिट उठा लो, बाद में छोड़ दो। आगे की स्टडी आपको होमवर्क दूंगा ये, क्योंकि सेशन लंबा ना हो जाए तो मैं आपको इसको होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है। ओके, तो आप कोशिश करें कि जितना हो सके आप लिस्टिंग डे के प्रॉफिट के लिए ही आप आए अपने एसएमई आईपीओस में, ठीक है। यहाँ पे मैं किसी के भी सवाल जवाब लूंगा और आखिरी में आईपीओ के टिप्स देके चला जाऊंगा इंशाल्लाह। जी बताएं, किसको किसको सवाल पूछना है। एक सेकंड में। सवाल तो ये था जी, मतलब बस ये जानना था कि जैसे पब्लिक को जब शेयर मिलते हैं और पैसा जो उन एक सेकंड होल्ड करें, मुझे ना अगर कोई एडमिन दूसरे हैं तो अलो टू स्पीक कर दे भाई, ताकि उन लोगों को मैं। ठीक है, ठीक। जी आप कर दें उबैद जी। चलिए आपका नाम बोलिए और सवाल पूछिए, बिस्मिल्लाह। जी, मोनिस नजमी। हाँ मुनीस भाई आप ही हैं, बोलिए। जी तो कंपनी जब पैसा देती है तो वो अपने बैंक अकाउंट से देती है या फिर जब आईपीओ जैसे हुआ तो आईपीओ में कंपनी को पैसा मिल रहा है, पब्लिक जो है पैसा डाल रही है आईपीओ में, तो वो पैसा डायरेक्ट उनके शेयर होल्डर में डीमैट अकाउंट उनका भी होता है या फिर वो डायरेक्ट उनको बैंक में चल जाता है, ये जानना था। ये एक सवाल ग्रुप पे आया था, ये बहुत डिटेल अंदर की जानकारी बोल रहे हैं। तो उमूमन मैं एक सिंपल लैंग्वेज में कहता हूँ, ये कंपनी है, ठीक है, टाटा की कंपनी को चाहिए कितने हजार करोड़, अभी बताया था हमने 3000 करोड़ लगा जी, 3000 करोड़, सॉरी 3000 करोड़ चाहिए, ठीक है। अभी 3000 करोड़ आ जाएंगे पब्लिक से आईपीओ के बिडिंग के बाद। अब 3000 करोड़ के हो सकता है 10 टाइम ज्यादा पैसे आए हैं जो फिलहाल आपके मेरे बैंक अकाउंट में होल्ड है। कहां पे होल्ड है? बैंक अकाउंट में। अभी आपका आईपीओ का पैसा आपकी बैंक से एक्चुअली नहीं गया, समझो बात, वो ब्लॉक हुआ है। क्या हुआ है? ब्लॉक हुआ है। अब जैसे हमारे बैंक में हमारा पैसा ब्लॉक हुआ है, उसी तरीके से कंपनी को जो पैसा है तो इनका भी एक अलग सा बैंक अकाउंट बना रहता है, जो पूरे आईपीओ का पैसा यहां जमेगा
और बाद में वो कंपनी को ट्रांसफर किया जाएगा। इसकी डिटेल में आगे आपको बताऊंगा। तो इतना मोटा मोटा समझो, कंपनी को चाहिए थे 3,000 करोड़, अब वो एक अकाउंट में उस दिन जाएगा जिस दिन हमारे बैंक अकाउंट से अनब्लॉक या रिलीज हो जाएगा। समझे, जिसको भी अलॉट हुआ, हजारों लोगों ने अप्लाई किया है, लाखों लोगों ने अप्लाई किया है, 10 टाइम्स 100 टाइम्स से ज्यादा 3,000 करोड़ का पैसा ऑलरेडी बैंकों में ब्लॉक है। अलॉटमेंट डे जिसको अलॉट हुआ उसका पैसा इस बैंक अकाउंट में आ जाएगा, जो कंपनी को पैसा दे देगा। उम्मीद है आपको मेरा जवाब समझ में आया। जी, जज़ाकल्लाह। जी, नेक्स्ट डॉक्टर क्वेश्चन। साहब, सवाल ये था, अलॉटमेंट का ये प्रोसेस कैसा होता है? अलॉटमेंट का प्रोसेस मैंने कहा ना कैसे होता है। ये आपको स्लाइड दिख रही है? अच्छा, ये देखिए, एक सेकेंड। ओके, नेक्स्ट मैंने एक स्लाइड में शायद बताया था इधर। ओके, ये आपको स्लाइड दिख रही है? ये स्लाइड पे लिखा है ना, अलॉटमेंट का प्रोसेस कंपनी से शुरू होता है। रजिस्ट्रार्स, बैंकर्स, एडवर्टाइजिंग एजेंसी सब लेते हैं। सीक्वेंशियल इवेंट्स, जैसे सेबी से परमिशन मिल गया, ये लोग ये ड्राफ्ट बनाते हैं, बाद में एडवर्टाइजमेंट करते हैं, फिक्स प्राइस बैंड करते हैं, अब उस प्राइस बैंड पे पैसा ब्लॉक करते हैं, उसके बाद आपको अलॉटमेंट होता है। जी, आपका सवाल समझ में आया नहीं? और आपको डिटेल्स में चाहिए? लॉटरी सिस्टम के बारे में तो नहीं पूछ रहे आप? जी, लॉटरी सिस्टम के बारे में पूछ रहा हूँ मैं। वो जो मुझे आइडिया है कि हर एक का भी जो एप्लीकेशन होता है वो पैन नंबर से रजिस्टर्ड होता है। किससे होता है? पैन नंबर से। ठीक है, तो वो पैन नंबर जो है ना, एक खुर्रा बोलते हैं ना हमारे पास, हज कमेटी के लिए कितने लोग अप्लाई किए हज जाने के लिए गवर्नमेंट से, तो वो खुर्रा सिस्टम होता है। ठीक है, कंप्यूटर जनरेटेड होता है जहां तक मैं सुना हूं। वो ना आपका नाम देखते हैं, ना आपने कितने लॉट अप्लाई किए देखते हैं, बस ये देखते हैं कि अगर उस पैन नंबर, हर एप्लीकेशन का वो रोटेशन वाइज चलता है। ये नहीं कि आज आपको मिल गया, कल आपको जरूर नहीं मिला तो कल वाले नेक्स्ट वाले आईपीओ मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर आईपीओ के एप्लीकेशंस एक लॉट से उठाए जाते हैं, एक सिलेक्शन प्रोसेस होता है, कंप्यूटर जनरेटेड होता है। ठीक है, मैं इसके बारे में डिटेल मालूम करके आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। इतना समझो कि आपने सबकी चिट्ठियां याद है? हम लोग बचपन में एक वो देखते थे, चिट्ठी सिस्टम। स्कूल में टीचर क्या करती थी, नाम लिख के डालती थी 100 बच्चों के, बोलती थी इसमें 10 नाम उठाऊंगी, वो 10 नाम जो आएगा उसको मैं इनाम दूंगी। समझ रहे? जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी, वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मैं सलीम खान बात कर रहा हूँ। हाँ, बोलिए। डॉक्टर साहब, मैंने अभी फर्स्ट टाइम पे आईपीओ खरीदे थे मोतीलाल ओसवाल से। ओके। तो फर्स्ट टाइम में क्या हुआ कि मैंने टाटा स्टील के ऑलरेडी शेयर लिए हुए हैं, 80 शेयर लिए हुए हैं। और अभी मुझे ये मालूम था कि जिसके पास टाटा स्टील के शेयर हैं, जी वो जी, जो ये है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए आप? नहीं, उस सर्विस के थ्रू मैंने लिए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी जी, उस एप्लीकेशन के थ्रू मैंने लिए हैं। मेरे एक मिलने वाले हैं जिन्होंने मतलब उसमें अकाउंट ओपन करवाया था मेरा। ठीक ठीक और ठीक। मेरा एंजल पर भी है, वैसे तो मैंने वहां से भी अप्लाई किया था, लेकिन क्या हुआ कि मैंने वहां से लिए तो पेमेंट जी जी, होल्ड हो गया, ऑटो पे। वो उससे यूपीआई आईडी से पेमेंट हुआ है, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ है कि मैंने मल्टीपल बार अप्लाई किया उसमें, तो वेरी सिर्फ गुड। एक ही बार मेरे को मतलब उसका अलॉटमेंट का मतलब ऑटो पे मैं डिडक्शन हो गया आपका मेरे अकाउंट से। सवाल समझ गया, आखिरी की एक स्लाइड है उस पर आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, आप सिर्फ 2 सवाल लेंगे क्योंकि मुझे यूट्यूब पे वीडियो 1.5 घंटे से ज्यादा लंबी नहीं करनी है। आईपीओ का क्वेश्चन आंसर सेशन लाइव कैप्सूल चैट पे होगा, ये सब सवाल डिटेल में लूंगा। ठीक है जी, अगले 2 सवाल बस। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। ये आईपीओ तो हम लोग सबसे लोएस्ट प्राइस पर लेते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है, तो फिर उसमें लॉस कैसे होता है? तो जब नीचे ही चलिए तो फिर ऊपर ही ना जाएगा। लॉस इसलिए होता है क्योंकि जो प्राइस जो आप लिए ना, वो प्राइस आपने नहीं डिसाइड किया ना, वो कंपनी की इवैल्यूएशन ने डिसाइड किया, बराबर। अब जब आप उस कंपनी का प्राइस पे स्टॉक ले लिए हो, आईपीओ ले लिए हो, तो वो मार्केट में लिस्ट होगा। अब मार्केट में बायर ही नहीं है उस प्राइस पे लेने के लिए, तो आपका प्राइस गिर जाएगा ना।
समझ में आ गई बात आपको? तो इसका डिटेल स्पीच कहाँ से मालूम करेंगे, समझेंगे कैसे कि ये बढ़ने वाला है या घटने वाला है या क्या? नहीं, एक कुछ चीज मैं समझ नहीं आया। बताऊंगा, वो ये इसका भी जवाब मैं आपको लास्ट स्लाइड मेरी बची है उस पर बता दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है? एक लास्ट मिनट क्वेश्चन। साजिद भाई, डॉक्टर साहब एक मिनट मैं जी जी पूछता जी। हूँ। अरे नदीम भाई आईपीओ जो अस्सलाम है वालेकुम। ना, वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। आईपीओ जो है ना, कंपनी और उसके जो ब्रोकर्स जो रहते हैं ना, जैसे वो जिसको ये काम दिया गया है लॉन्च करने का, वो लोग डिसाइड करते हैं कि प्राइस क्या रखना है। मार्केट प्राइस करेगी लिस्टिंग होने के बाद में। तो आप समझो कि आईपीओ का जो प्राइस है ना, एक शेयर का प्राइस क्या होना चाहिए, वो मार्केट डिसाइड करता है। आईपीओ का प्राइस मैनेजमेंट और जो बैंकर जो वो करते हैं ना ये आईपीओ का लिस्टिंग, वो लोग डिसाइड करते हैं। तो इसके लिए बहुत से लोग आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं करते, जैसे मैं। समझ गया? ऐसा है, मार्केट में आने के बाद में उसका असली प्राइस मालूम पड़ता है कोई करेक्ट भी कंपनी। जी, वही तो मैं बता रहा था अपने नदीम भाई, मैंने एग्जांपल्स भी दिए। मर्चेंट बैंकर्स कौन होते हैं, इवैल्यूएशन करने वाले अलग होते हैं। यहाँ पे आईपीओ जब लाते हैं तो वो देखते हैं कि कंपनी की इन्होंने वाहवाही बहुत ही हाइप बना दिया, तो वो जो रिमेनिंग 84% शेयर्स, याद रखिए, कंपनी के पास ऑलरेडी 84% शेयर्स हैं। इसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए वो 16% की वैल्यू बढ़ा दो तो ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। ये पब्लिक ने नहीं डिसाइड किया, जैसे नदीम ने कहा, ये इंटरनल ऑडिट या इंटरनल इवैल्यूएशन उन्होंने जो टीम को हायर किया उन्होंने किया। अब ये 16% की किस्मत शेयर मार्केट तय करेगा कि ये 16% वाकई जो आप लोगों ने ले रखा है वर्थ है या नहीं है। ठीक है नदीम भाई, स्लाइड का लास्ट वाला हिस्सा देखें कि अगर इस पे ट्रिक्स या अलॉटमेंट, कई सारे लोग अभी सवाल पूछे कि मैं वहां कौन से लिया, यहां कौन से लिया। आप अगर समझ रहे हैं कि आप मल्टीपल ट्रेडिंग अकाउंट्स ओपन करके आप एक ट्रेडिंग अकाउंट से एक लॉट अप्लाई किए और एक ट्रेडिंग अकाउंट से और एक लॉट अप्लाई किए और एक से अप्लाई किए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर आपके पास 3-4 ट्रेडिंग अकाउंट्स हैं और एक ही पैन कार्ड से ओपन अकाउंट है तो हर एप्लीकेशन और पैन कार्ड से लिंक होगा, आपका एक एप्लीकेशन ही काउंट होगा, चाहे आप 10 ट्रेडिंग टर्मिनल से खोलें। तो देखो कि आपको क्या करना है, वन पैन फॉर वन अकाउंट, नेवर सेम पैन फॉर डिफरेंट अकाउंट्स। इतना समझ लें कि आपको अकाउंट जब खोलते हैं तो एक पैन अकाउंट से आप 4 अकाउंट खोले होंगे ट्रेडिंग के, मगर एप्लीकेशन एक ही पैन पे लिखा जाएगा। ओके, सेकेंड आपको क्या करना है, आप अगर वाकई अलॉटमेंट के चांसेस इंप्रूव करने हैं तो आपको मल्टीपल ट्रेडिंग अकाउंट्स यूजिंग डिफरेंट पैन से ओपन करके रख लो। उतना ही शौक है तो आपके घर में 4 एडल्ट्स हैं, आपके एक पैन कार्ड से एक अकाउंट खोल लिए, अम्मी के पैन कार्ड से एक अकाउंट खोल लिए, अब्बा के पैन कार्ड से अकाउंट खोल लिए, बीवी के पैन कार्ड से अकाउंट खोल लिए। तो अब आप 4 डिफरेंट अकाउंट्स में एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपके 4 अलग अलग लॉट्स गिने जाएंगे, आपके मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो पहले वाले साहब का जवाब इसमें था। दूसरा आपको क्या करना है, आईपीओ तो ले लो, अंधाधुन मत लो। आईपीओ की पूरी जानकारी आपको आईपीओ वॉच, आईपीओ सेंट्रल, मैं चित्तौड़गढ़ ये वेबसाइट को मैं फॉलो करता हूं, इसी वेबसाइट से मैंने पूरे सारे स्लाइड्स की जो मालूमात लाई है। कभी भी प्लीज मेरे अपने अगर आपको टिप्स लेने हैं तो आपको 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले जाओ देखो कि आपके पैन कार्ड में नाम गलत तो नहीं है, पैन कार्ड का नाम सही करो, आपका बैंक अकाउंट का जो नाम उसको अगर सही कर लो, डीमैट अकाउंट का नाम, तो यानी पैन, बैंक और ट्रेडिंग अकाउंट, ये आप तीनों के जो डॉक्यूमेंट्स या प्रोफाइल बना रखे हैं सबको अच्छे से कर लो भाई। जब आपका अपडेटेड रहेगा तो मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि जब कंपनी या जो भी अथॉरिटी जो आईपीओ को अलॉट देती है तो देखती है कि अगर कहीं ना कहीं कुछ डिस्क्रिपेंसीज हैं तो वो अलॉटमेंट नहीं देते। नंबर फर्स्ट टिप ये है, आपको ऑलरेडी एक टिप बता दिया, मल्टीपल अकाउंट्स में खोल लो, मल्टीपल अकाउंट्स दूसरे पैन से। मेहरबानी करके आखिरी दिन को ही अप्लाई करो। क्योंकि अगर 3 दिन 4 दिन उसके लिए टाइम दिया है तो आपको इन वेबसाइट्स पे इसका जीएमपी दिखेगा, ग्रे मार्केट प्राइस।
जितना अच्छा ग्रे मार्केट प्राइस, ये ऐसे है ना, वो हम बचपन में टिकट कोई पिक्चर देखने जाते थे तो वो पिक्चर की टिकट जो है ना 10 रुपए की होती तो बोलता था 10 का 20, 10 का 20, तो 1 20 यानी 10 रुपए इसका ग्रे मार्केट प्राइस बढ़ गया। तो कोई भी अगर क्रिकेट स्टेडियम पे जाओ तो वहां पे 100 रुपए की टिकट थी तो वो बोलेगा 100 का 300, 100 का 300। ये इस तरीके का एक ग्रे मार्केट प्राइस डिसाइड करेगा कि वो कंपनी या वो स्टॉक की आगे चलकर ग्रोथ अच्छी है या लिस्टिंग डे में, एटलीस्ट लिस्टिंग डे का ध्यान रखो, लिस्टिंग डे पे प्रॉफिट हो या ना हो, ठीक है। बगैर सब्सक्रिप्शन देखे कोई भी आईपीओ अप्लाई मत करो। क्यों? क्योंकि कई सारे आईपीओ अंडर सब्सक्राइब्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई एक कंपनी को चाहिए था 5 करोड़ रुपए पूरे उसके 16% स्टॉक्स को आईपीओ में बेचना, अगर सिर्फ 4 करोड़ के ही कंप्लीट मतलब 4 दिन में वो मतलब जमा हुए तो इसको कहते हैं अंडर सब्सक्राइब। अगर 5 करोड़ चाहिए था 3-4 दिन की जो विंडो ओपन थी उसमें 50 करोड़ आ गए तो इसका मतलब 10 टाइम्स 10x सब्सक्राइब, 10 गुना ज्यादा हो गया, इसको कहते हैं ओवर सब्सक्राइब। ये वर्ड याद रख लो, अंडर सब्सक्राइब, ओवर सब्सक्राइब। कोई भी आईपीओ चाहे भले ही एसएमई हो, मेन बोर्ड हो, जो अंडर सब्सक्राइब है उसको खत्ते ही नहीं लेना। आपने देखा होगा कि एफपीओ बोल के अदानी ने लाया था, वो गालिबन आखिरी दिन तक अंडर सब्सक्राइब था, बड़ी रेंगते घेरते किसी ने जो है ना उनके आईपीओ को सब्सक्राइब किया तो वो शायद 1.2 टाइम्स ही सब्सक्राइब हुआ और उसने बाद में उसको वापस भी ले लिया। तो कभी भी अंडर सब्सक्राइब आईपीओ को मत लो। और जीएमपी प्राइस उसका का 10%, 5% मत जाओ, 30% से ज्यादा अगर जीएमपी है तो सोच सकते। और बाकी का जो भी लोग अप्लाई करे हैं ये हमेशा याद रखो, एक लॉटरी सिस्टम है, सबको जरूरी नहीं कि मिलेगा। फाइनली अल्लाह ताला ही है जो हमारे को कोई भी खैर के लिए पसंद करते हैं, अगर उसमें खैर नहीं है शायद हमको पसंद नहीं करते। तो आखिरी में मैं आपको एक सवाल था मेरा। जी 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 रुक जाए एक सेकंड। मैं ये पूछ रहा था मिनिमम प्राइस में लेना चाहिए या मैक्सिमम प्राइस में लेना चाहिए इसको? नहीं, अब तो जीरो था तो क्या करता है, खुद प्राइस डिसाइड कर देता है। और सवाल अच्छा है, अगर आपका रेंज वो दिया है कि बोलेगा कि मैं 125 रुपए से बिड प्राइस 130 पे रहता हूँ, आप खुद सोचो जब ओवर सब्सक्राइब हो रहा है, जीएमपी ज्यादा है, अगर आप 125 पे लेके बैठे रहोगे, आपसे ज्यादा लोग 130 पे लेके बैठे रहेंगे, कोई भी कंपनी 125 वाले को अपना स्टॉक क्यों देगी, वो 130 को ही देगी ना। तो कभी भी आप हाईएस्ट प्राइस पे ही जाना पड़ेगा आपको। ओके, शुक्रिया सर। ओके, तो आखिरी में मैं इस स्लाइड को ग्रुप पे डाल दूंगा। आप सब तमाम जो लोग इतनी ख्वाहिश से मेरे लेक्चर्स को सुनते हैं, एक छोटा सा होमवर्क है। जैसे मैंने चित्तौड़गढ़ वेबसाइट से जाके कुछ 2 महीने के स्टॉक्स को मैंने स्टडी किया आईपीओ वाले। आप जाओ जनवरी 2023 से कितने आईपीओ शरिया वाले आए, प्लीज आप लोगों को उन्हीं आईपीओ का देखना है जो शरिया वाले हैं। काफी सारे मैंने आईपीओ जो बताया ग्रोथ ज्यादा दिख रहे थे वो नॉन शरिया थे, बैंक वाले थे होंगे या कुछ भी थे। आपको शरिया वाले कॉम्प्लेंट आईपीओ की लिस्ट बनाओ, हाथ से बनाओ। सिर्फ इतना देखना है कि लिस्टिंग डे पे उसका क्या प्राइस था और आज की तारीख में उसका क्या हाल है। सिर्फ इतना करो कि लिस्टिंग डे पे क्या फायदा था, भले ही वो आप कुछ 20-30 एसएमई के चेक करो, 20-30 मेन बोर्ड के चेक करो, लिस्टिंग डे पे क्या मुनाफा था या आज पे क्या तारीख में। फाइनली रिजल्ट आपको ही डिसाइड करना है। मैंने जितनी भी बातें बोली है सब भूल जाओ, अपनी रिसर्च करो। क्यों आप लाखों का पैसा डालते हैं भाई आईपीओ में जबकि मालूम ही नहीं है, तो आप अपनी रिसर्च करो, इसके लिए मैं मदद करूं। फाइनली आप लोग खुद समझो कि क्या आपको आईपीओ की लिस्टिंग डे में फायदा ज्यादा दिखा या लिस्टिंग डे के 1-2 दिन में या उसको होल्ड करने से। होमवर्क को आप जरूर ग्रुप में शेयर करें, पर्सनल में शेयर ना करें। जज़ाकल्लाहुम्मा खैर। जी, किसी का आखिरी कुछ डाउट था पूछ ले, टाइम ज्यादा हो गया। चलें, इसकी डाउट्स के लिए हम आपको एक अलग सा सेशन वो जायज होगा क्या? जी 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 पूछो पूछो साहब। वो सेम डे में जो कहते हैं, सेम डे में जो कहते हैं कि बेचना क्या कहते हैं स्टॉक का, तो जायज नहीं रहता है हमारे यहाँ। नहीं नहीं, आईपीओ में हो जाएगा वो आईपीओ को आपको कंपनी ने 2 दिन पहले, आपको 2 दिन, आजकल पहले तो 5-6 दिन पहले अलॉटमेंट के बाद वो लिस्टिंग होता था, आजकल 2 दिन अलॉटमेंट के बाद ही लिस्टिंग होता है यहाँ पे। क्योंकि कंपनी डायरेक्ट आपको मालिक बना रही है शेयर का, वो डायरेक्ट आपके सीडीएसएल में उतरने के बाद ही आपके ट्रेडिंग अकाउंट पे दिखता हो। बात समझे, प्राइमरी आपने मार्केट से खरीदा है, आपने सेकेंडरी मार्केट से नहीं खरीदा, समझे बात आप।
जब भी कोई स्टॉक CDSL में आ गया है तो आप उसके आपके कब्जे में है, आप लिस्टिंग डेट बेच सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। हाँ, जिस दिन उसको आप लिस्टिंग डे के दिन किसी ने नए बंदे ने खरीदा है आपसे, प्राइमरी मार्केट से वो हट गया था, लिस्टिंग डे पे वो सेकेंडरी मार्केट में आ गया, किसी नए बंदे ने उस स्टॉक को खरीदा, वो उसी दिन नहीं बेच सकता, उसके लिए वही शराइत लगते हैं जो दूसरे ट्रेडिंग के शराइत लगते हैं। ठीक है, चले इसके बारे में आप लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, सब लोग उसमें आए, काफी टाइम हो गया, बहुत बहुत आप लोगों का तहे दिल से शुक्र शाम कि आप लोग आते, सीखते, हमें दुआ देके जाते। जज़ाकल्लाहुम्मा खैर, सुभान अल्लाहि बिहम्दिही, सुभानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहुम्मा खैर। अस्सलाम वालेकुम।